हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ग्लेंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र आई दृष्टि के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स का एक फास्ट रिवीजन। हालांकि इससे पहले मैंने पूरा डिटेल से रिवीजन करा भी दिया है। आप यूट्यूब पर जाकर हमारी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सभी सेक्शन को मैंने अलग अलग भी कंप्लीट कराया, जैसे नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, यूपी स्पेशल, विविध, सभी सेक्शन मैंने कराए, स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ। और उसकी फिर मैंने मैराथन मर्ज करके भी पोस्ट कर दिए, तो आप लोग मैराथन के भी माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं या फिर सेक्शन वाइज भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन पूरी की पूरी करंट अफेयर्स को अब एक दोबारा फास्ट रिवीजन का मतलब हो गया कि अब एग्जाम में क्या क्या पॉइंट आपको रट के जाने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। उसी सीरीज को मैंने दोबारा शुरू किया है और मैं आपको बताते चलूं कि ये आपकी दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 22 दिसंबर को आयोजित होगी और 70 बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो 13 दिसंबर को आयोजित होगी। इन दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी ये। और इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो कि हैंड रिटन नोट्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, केवल उसी को मैंने हाईलाइट किया है और इसके साथ साथ आप इसको पूरी क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो हमने नेशनल भी कवर कर लिया, इंटरनेशनल कवर कर लिया। आज हम लोग शुरू करेंगे साइंस को। तो आज हमारा ये साइंस का शुरू होगा, जिसमें हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से चंद्रयान के मिशन से शुरू करेंगे। और साथ ही साथ जिन लोगों ने इस पीडीएफ को नहीं लिया है वो इस पीडीएफ को पेड ले सकते हैं, जो कि 8527594636 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और सारी डिटेल वहां पर आपको सेंड कर दी जाएगी, किस तरीके से पेमेंट करना है, क्या प्रोसीजर रहेगा और कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। और जिन लोगों ने ये पीडीएफ पहले ही परचेस कर ली है वो लोग 1 से 2 दिन का और वेट कर ले, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, जिससे उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जिन्होंने पहले से ये पीडीएफ परचेस कर रखी है, हाईलाइट वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग साइंस को। तो यहां पर हमारा पहला टॉपिक रहेगा चंद्रयान 4 का मिशन। अभी तक आप लोगों ने 3 चंद्रयान मिशन सुने होंगे, 1, 2 और 3। तो तीनों में कौन कौन से सफल हुए, कौन से नहीं, ये सब भी चीज कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेंगे हमें केवल उसको पढ़ के जाना है एग्जाम में। हालांकि पूरा पढ़ेंगे और बेस्ट रहेगा, लेकिन एक होता है ना कि लास्ट टाइम पे हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाए जो रिवीजन कर सके, तो उसी के लिए ये हम लोग शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे 18 सितंबर 2024 की डेट, जो मैंने कई बार बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जहां पे बहुत सारे प्रपोजल को अप्रूवल मिला, चाहे वो नेशनल करंट अफेयर्स हो, इंटरनेशनल हो, इकोनॉमी हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या फिर किसी भी प्रकार का। तो यहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में इस मिशन को मंजूरी मिल चुकी है, चंद्रयान 4 को। इसका क्या उद्देश्य रहेगा ये हमें समझना पड़ेगा। इसका इस बार जो उद्देश्य रहेगा कि चंद्रमा पर लैंड करने के पश्चात पृथ्वी पर वापस आने के प्रयोग होने वाली टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, यानी उसका विकास किया जाएगा। बस इतना ही इसका उद्देश्य रहेगा। इसके बाद आपको ये 3 मिशन भी याद होने चाहिए। जैसे चंद्रयान फर्स्ट की बात करेंगे, जो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था भारत से, और चंद्रयान सेकंड की बात करेंगे जो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया था। थर्ड है आपका चंद्रयान 3, जो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और ये 23 अगस्त 2023 को सफलतापूर्वक जो है कि लैंड भी कर गया था चंद्रयान के मतलब चंद्रमा के साउथ पोल पर। और इस तरीके का साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत, जबकि चंद्रमा पर लैंड करने वाला ये चौथा देश बन गया। तो ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। और 23 अगस्त को ही फिर राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे को सेलिब्रेट किया गया। तो अभी तक आपने देखा कि चंद्रयान 3 तक जो हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया उसमें यह था कि हम चंद्रयान पे लैंड कर गए, चंद्रमा पे लैंड कर गए। लेकिन जो चंद्रयान 4 जाएगा उसका उद्देश्य है कि भैया लैंड करने के साथ साथ 2-3 दिन का जो भी भ्रमण करना है वो करो, सारे डेटा कलेक्शन करने वो करो, उसके बाद वापस हमें पृथ्वी पर आना है। और इस तरीके की टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट चंद्रयान 4 में होगा। बस यही आपको याद करना है। इससे ज्यादा और वो कितना बजट है, कितने महीनों में पूरा होगा, इन सब चीजों को जरूरत नहीं है। फिर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इसका कोई खास प्रयोग नहीं था, नहीं इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया है। और जिन्होंने पढ़ रखा है वो रिवीजन कर सकते हैं खुद से भी, पीडीएफ होगी तो भी, या क्लास जो मैंने करा रखी है उसमें। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस का मतलब होता है शुक्र, अर्थात शुक्र ग्रह के लिए जो मिशन चालू किया गया है। यहां पर पीएम की अध्यक्षता में ही 18 सितंबर को वीओएम वीनस ऑर्बिटर मिशन को स्वीकृति दे दी गई। जिस प्रकार से 2013 में आपने पढ़ा होगा मॉम मिशन को, मार्स ऑर्बिटर मिशन, अर्थात कि मंगलयान पे जो है कि जो छोड़ने की बात थी, इसकी बात थी। तो यहां पे वीओएम वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी मिल चुकी है। और ये क्या करेगा, ये हमारे सबसे जो नजदीक ग्रह, जिसे हम सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सभी वर्ड यूज करते हैं, तो शुक्र का
अन्वेषण करेगा। अब शुक्र ग्रह पे क्या करेगा, वायुमंडल कैसा है, सघन वायुमंडल क्या है, सूर्य के प्रभाव क्या है, इन सबका स्टडी करेगा, जो एक कॉमन बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि भारत की तरफ से इसको प्रक्षेपित कब किया जा रहा है, तो इसका टारगेट रखा गया कि हम इसे 2028 तक इसको प्रस्तावित किया गया, हम प्रक्षेपित करेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी मिशन है जिनको हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये मिशन किसने लॉन्च किए और किस ग्रह के लिए। तो यहां पर आप देखो कि शुक्र ग्रह के लिए भी कुछ मिशन पहले ही प्रस्तावित किए जा चुके थे, लॉन्च किए गए थे, और कुछ भविष्य में लॉन्च होने वाले हैं। जैसे अगर आपसे कहता है मैरिनर 2, ये किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये नासा के द्वारा भेजा गया था, शुक्र ग्रह से संबंधित है। मैगलेन की बात करेंगे तो ये भी नासा के द्वारा भेजा गया है। वीनस एक्सप्रेस की बात करेंगे तो ये पहला यूरोपीय अंतरिक्ष यान है जो शुक्र ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था, यानी उस ग्रह की कक्षा से चक्कर लगाते हुए वापस आया था। तो ये तीनों किससे संबंधित हो गए, शुक्र ग्रह से। और इन फ्यूचर 2 और लॉन्च होने वाले नासा के ही प्रोजेक्ट हैं, जैसे दा विंसी करके आप कह सकते हो और वेरिटस कह सकते हो, ये दोनों भी नासा के ही हैं। कब लॉन्च होंगे, क्या उद्देश्य है, ये जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि ये जो 4-5 प्रोजेक्ट हैं ये सभी के सभी शुक्र ग्रह से संबंधित हैं। अब आगे बात करेंगे हम अगले पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण। अगले पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण का मतलब क्या है, हम जो भी सैटेलाइट भेजते हैं तो वो सैटेलाइट क्या करता है, वो तो वायुमंडल में अर्थात कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में घूमता रहता है, पृथ्वी के चारों ओर घूम के उसकी स्टडी करता है और उससे जो डेटा कलेक्शन करता है वो हमें देता है कि आपदा समित हो गया, एग्रीकल्चर समित हो गया, मौसम से संबंधित हो गया या किसी भी प्रकार के। परंतु उस सैटेलाइट को उस अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमें कोई ना कोई रॉकेट की जरूरत पड़ती है। वर्तमान में हम 3 प्रकार के महत्वपूर्ण रॉकेट का प्रयोग कर रहे हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करते हैं PSLV, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहते हैं। दूसरा हम यूज करते हैं GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल कहते हैं। और इसी GSLV का एक नया नाम रख दिया गया है LVM। क्या नाम रखा गया है, LVM, ठीक है, इसी GSLV का नया नाम है। और साथ ही साथ PSLV और GSLV के बाद एक हम तैयार कर रहे हैं RLV, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ये 3 हो गए क्लियर। अब इसी में एक और हम लोग जो है कि लॉन्च व्हीकल को तैयार कर रहे हैं, जिसको हम लोगों ने कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का विकास किया जाएगा। इसकी खासियत क्या होगी, LVM-3 की अगर हम बात करें, इसी को हम लोग GSLV कहते हैं, जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है, जो सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है। इस प्रक्षेपण यान से भी इसके पास 3 गुना अधिक क्षमता होगी पेलोड को ले जाने के लिए। जैसे मान लो अगर हमें GSLV से भेजना है 35,000 किलोमीटर से अधिक की डिस्टेंस पे, तो उस पे हम क्या कर सकते हैं कि 100 किलो का, 200 किलो का, 150, 500, 1000 किलो का जो है कि कोई वजन लगा के पेलोड भेज सकते हैं। लेकिन ये जो हम नेक्स्ट जनरेशन का जो लॉन्च कर रहे हैं ना, इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये 2,000, 4,000, 5,000 किलोग्राम के वजन का भी पेलोड्स ले जा सकता है। बस यही आपको याद रखना है। साथ ही साथ एक ये भी याद रखना है कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन का हम प्रक्षेपण यान तैयार कर रहे हैं, इसकी खासियत होगी कि RLV की तरह काम करेगा, यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। रीयूजेबल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने एक बार किसी मिशन को भेजा, हमने चंद्रयान 4 को चलो हमने भेजा किसी RLV के द्वारा, ठीक है, एक एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, RLV के द्वारा भेजा, एक रॉकेट भेजा, तो जो हमारा सैटेलाइट गया है, जो भी वहां पे गया सैटेलाइट वगैरह, और उसका जो है कि टाइम पीरियड है भाई, वो अगले 3 साल तक पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहेगा और उसके सारे स्टडी करेक्ट करेगा, सारा डेटा कलेक्ट करेगा, ये उसका काम है। लेकिन जो रॉकेट हमने भेजा था, वो रॉकेट तो फिर पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, यानी कि मलबा बढ़ा रहा है, क्योंकि उसका तो कोई काम नहीं, उसका काम था सैटेलाइट को पहुंचाना और वहां से अलग कर देना। सैटेलाइट अपना काम करने लगा, लेकिन जिस रॉकेट से हमने भेजा, PSLV हो गया या जो भी हो गया, तो वो मलबा फैला रहा है। इसीलिए हम कोशिश करें कि RLV की तरह यूज किया जाए, यानी वो वापस जो है कि पृथ्वी की कक्षा में आ जाए और सैटेलाइट अपना काम करते रहे। जब वो पृथ्वी की कक्षा में वापस आएगा तो बहुत सारे घर्षण होंगे, बहुत सारे फ्रिक्शन होते हैं वायुमंडल में प्रवेश करने पे। जैसे आप एक शाहरुख खान की मूवी देख सकते हो, जीरो मूवी, उसमें ये दिखाया गया कि किस प्रकार से जब भी कोई रॉकेट वगैरह कुछ भी हमारे पृथ्वी के वायुमंडल से प्रवेश करते हुए पृथ्वी में आता है, तो उसमें फ्रिक्शन होता है और आग लगने की भी संभावना होती है। तो थोड़ा बहुत डैमेज भी होगा और उस डैमेज को हम थोड़ा सा कम कॉस्ट में सही करके एक दोबारा मिशन उससे लॉन्च कर सकते हैं। इससे हमें बार बार एक नए रॉकेट को तैयार नहीं करना पड़ेगा, बहुत बड़ी हमारी लागत बचेगी। तो NGLV कैसा होगा, RLV बेस्ड होगा, साथ ही साथ LVM-3 से 3 गुना अधिक पेलोड क्षमता ले जाने की होगी इसकी। बस ये 2-3 बातें हमें याद रखनी थी। और आगे चलते हैं, पोलरिस डॉन मिशन की बात कर लेते हैं, जो कि नासा का मिशन है। इसमें क्या खासियत है, देखिए नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको प्रक्षेपित किया गया, क्योंकि वहीं से जैसे हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष
हरिकोटा वाला होता है ना, जो श्री हरिकोटा में आंध्र प्रदेश में, वहां से हम लोग रॉकेट को लॉन्च करते हैं, वैसे कैनेडी स्पेस सेंटर से ये लोग लॉन्च करते हैं। और इसमें एलन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स है, इसका एक जो सबसे पावरफुल रॉकेट है फाल्कन 9, जैसे हमारे भारत का क्या है पीएसएलवी है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे विश्वसनीय माना जाता है पीएसएलवी को, वैसे फाल्कन 9 है, इसके द्वारा पोलरिस डॉन मिशन को भेजा गया। और इसमें 4 नागरिकों को क्या किया गया, अंतरिक्ष में भेजा गया था, जिसमें जेरेड इसाकमैन थे जो इस मिशन के कमांडर भी हैं और साथ ही साथ इस मिशन का पूरा खर्चा भी उठा रहे हैं। स्कॉट पोटीट हो गए, सराह गिलिस हो गए और अन्ना मेनन हो गए। बस इन 4 लोगों का याद रख लेना है नाम, या अगर ये ना भी याद रहे तो इतना तो जरूर याद रखना कि पोलरिस डॉन मिशन नासा के द्वारा भेजा गया, किसी और के द्वारा नहीं। और इन्होंने जो इसका नामकरण किया दोस्तों, पोलरिस नामक एक तारा मंडल है, जैसे हम लोग अपने पढ़ते हैं ना कि जैसे सप्तऋषियों का जो तारा मंडल होता है, 5-6 तारे एक जैसे दिखते हैं, तो एक तारा मंडल है जिसको कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं, इसके नाम पे इसका नाम रखा गया पोलरिस। और ये एक ऐसा जो है कि मिशन था जिसने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त की। अब आप कहोगे सर ऐसे तो बहुत सारे मिशन गए हुए हैं जिसमें सर्वाधिक ऊंचाई भी प्राप्त होती है, 1000 किलोमीटर तक गए, 35,000 40,000 तक गए, तो दोस्तों उसमें कोई भी मानव दल नहीं गया था। ये मानव दल भेजा गया था 4 मानव का, जो कि सबसे अधिक ऊंचाई तक इसने प्राप्त की है पृथ्वी, जैसे 100, 150, 200 किलोमीटर तक ये लोग गए होंगे, तो उसी की बात ये कर रहा है। लेकिन अब जो हम अगला पढ़ने वाले हैं टॉपिक नेक्स्ट, ये थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि ये हमारे गगनयान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टॉपिक का नाम क्या है, देखो, आईएसएस हेतु संयुक्त एक्सियोम स्पेस। आईएसएस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इंटरनेशनल सैटेलाइट, मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसे हम कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब यहाँ पे एक्सियोम क्या है दोस्तों, यूएस की एक कंपनी है, क्या है, एक्सियोम स्पेस नाम से एक यूएस की कंपनी है। इसने भारत के इसरो के साथ एक समझौता किया है अंतरिक्ष की उड़ान करने के लिए। अब भारत के इसरो के साथ इसने ऐसा कौन सा समझौता कर लिया है, तो इसने समझौता किया और कहा कि हम कुछ चालक दलों को, यानी हम कुछ नागरिकों को क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपको भी किसी को भेजना है? तो इसरो ने कहा जी हां बिल्कुल, हमारे यहां से एक कैंडिडेट अंतरिक्ष में जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें आगे कुछ समय बाद गगनयान को भेजना है जिसमें मानव युक्त दल भेजा जाएगा जो भारत का पहला होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सबकी जान जोखिम में न डालें, बल्कि किसी एक के साथ हम इस ट्रायल को करें रिस्क लेकर कि भाई अंतरिक्ष में जाने पे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, कैसी कैसी समस्याएं आ सकती हैं, उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड हो जाए। और इसीलिए इन्होंने एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा इस मिशन के तहत, जिसमें हमने 2 लोगों के नाम प्रपोजल किए। एक रहेंगे कैप्टन ग्रुप, जो आपके ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी रहेंगे, जो कि प्राइम मेंबर का मतलब है कि सबसे पहली प्रायोरिटी इन्हीं की रहेगी, इनको ही भेजने की बात की जा रही है। लेकिन जो ट्रेनिंग कराई जा रही है वहां पे अमेरिका में जो इन लोगों की ट्रेनिंग हो रही है तो 2 लोगों की हो रही है। दूसरे है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, जो कि एक बैकअप के तौर पे है। अब जैसे मान लो दोनों लोगों की ट्रेनिंग सेम प्रोसेस से चल रही है, ठीक है, खुदा ना खास्ता या कोई बात ना हो जाए, बाय डिफॉल्ट जो है कि शुभांशु शुक्ला जी की कोई तबियत खराब हो जाए या उनकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाए, हालांकि भगवान ऐसा ना करे, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, समय किसी ने देखा नहीं है, समय बहुत बलवान होता है दोस्तों, भविष्य नहीं देखा है किसी ने। और पता चलता है कि भाई जिस दिन आपको उड़ान भरनी है, आपकी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और लास्ट टाइम पे आपको एक ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको इस मिशन को छोड़ना पड़ जाए। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमने अगर एक ही व्यक्ति की ट्रेनिंग दी है, तो फिर अगर वो व्यक्ति नहीं जा पा रहा है तो गगनयान के लिए जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि स्पेस में जाके देखना कि क्या स्थिति होती क्या नहीं, वो छूट जाएगी। इसीलिए हमने 2 लोगों को ट्रेनिंग दी है, लेकिन पहली प्रायोरिटी शुभांशु शुक्ला जी की है, वही जाएंगे। अगर कोई बात होती है किसी वजह से तो बालकृष्ण नायर को सेकंड नंबर बैकअप पे भेजा जाएगा। ट्रेनिंग दोनों लोगों की हो रही है, तो इस मिशन के तहत भेजा 1 लोगों को जाएगा, 1 भारतीय नागरिक को, लेकिन ट्रेनिंग दोनों की हो रही है। और साथ ही साथ गगनयान मिशन में भी 4 व्यक्तियों को नॉमिनेट किया जा चुका है, जिसमें प्रशांत बालकृष्ण नायर पहले हैं, दूसरे अजीत कृष्णन हैं, तीसरे अंगद प्रताप हैं और चौथे शुभांशु शुक्ला हैं। तो यहाँ पे शुभांशु शुक्ला और बालकृष्ण नायर की ट्रेनिंग की जा रही है। तो अब समझ में आ गया कि यूएस की जो एक्सियोम स्पेस कंपनी उसने क्या एग्रीमेंट किया इसरो से और क्यों इंपॉर्टेंट है। चलो अब आ जाते हैं मिशन रूमी की बात करते हैं। देखो, अगर आप देखोगे कि मिशन रूमी दुनिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। हाइब्रिड भी है और रीयूजेबल भी है, अर्थात ये आरएलवी भी है कि एक बार जाने के बाद वापस आएगा और हम फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ उसकी कमियों को दूर करते हुए दोबारा यूज कर सकेंगे। साथ ही साथ ये हाइब्रिड भी है। कैसे है मैं अभी बता दूंगा। देखो, मिशन रूमी इसका नाम है। पहली चीज कि किसने लॉन्च किया, तो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये विश्व में पहली बार ऐसा है कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपित किया गया। मोबाइल लॉन्चर का मतलब समझते हो
दोस्तों, जैसे मान लो कि एक ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, एक ट्रक खड़ा हुआ है और इसके पीछे एक लॉन्चर पैड लगा हुआ है यहाँ पे, इसी में से इसको लॉन्च कर दिया गया जमीन पे खड़े खड़े, इसी में से इसको लॉन्च कर दिया गया दोस्तों। वरना जनरली आप पीएसएलवी को देख लो, जीएसएलवी को देख लो, ये सब श्रीहरिकोटा से पूरे आसमान में जाते हैं, फिर वहां से अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद सैटेलाइट को अलग करते हैं। लेकिन इसको मोबाइल लॉन्चर का मतलब होता है कि जमीन पर खड़े खड़े किसी भी ट्रक के पीछे बेस लगा के लॉन्च कर दो। मैंने एक एग्जांपल बता दिया, गूगल पे आप देख सकते हो, मिशन रूमी का डिजाइन भी आपको देख के समझ में आ जाएगा। तो ये पहली चीज, ये हाइब्रिड है और मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया गया ऐसा दुनिया का पहला ये जो है कि रॉकेट है। साथ ही साथ ये रीयूजेबल भी है और इसको तमिलनाडु का एक तटीय गांव है थिरुविंदथाई, यही प्रश्न आपसे बन सकता है कि कहां से इसको लॉन्च किया गया, तो तमिलनाडु का एक तटीय गांव है थिरुविंदथाई, यहां से इसे लॉन्च किया गया। साथ ही साथ रूमी 1 जो लॉन्च किया गया, इस रॉकेट में तरल और ठोस ईंधन प्रणालियों का प्रयोग किया गया है, अर्थात इसमें लिक्विड फ्यूल भी रहेगा और ठोस फ्यूल भी रहेगा। लिक्विड फ्यूल क्या करता है कि इसको एक तरीके से डायरेक्शन देता है कि भाई आपको सीधे चलना है, और जो ठोस फ्यूल होता है वो इसको क्षमता देता है कि बहुत तेजी से आपको उड़ान भरनी है, ये प्रेशर क्रिएट करता है। तो ये हो गया रूमी के बारे में जो 2-3 बातें आपको जाननी थी। अब आ जाते हैं एसएसएलवी। एसएसएलवी का अगर हम बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 ही 3 लाइन आपको जाननी, उससे ज्यादा कुछ खास नहीं है। अगर आप इसे देखोगे तो EOS-08 कह रहा है, ठीक है, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी कह सकते हो इसको। EOS का मतलब अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, तो यहां पे अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भी इसे कह सकते हो, या फिर एसएसएलवी। एसएसएलवी का मतलब क्या है कि ये भी एक लॉन्च व्हीकल ही होगा, लेकिन स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लघु उपग्रह प्रमोचन यान। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमें छोटे छोटे उपग्रहों को भी लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी जैसे अपने लॉन्च व्हीकल को यूज करना पड़ता है, या फिर जीएसएलवी जैसे लॉन्च व्हीकल जिसे हम लोग एलवीएम कहते हैं। तो सामान्यतः इनका जो बजट होता है ना वो ज्यादा होता है, पीएसएलवी जीएसएलवी का इनका खर्चा ज्यादा होता है, और हमें लॉन्च जो सैटेलाइट करने होते हैं वो छोटे छोटे सैटेलाइट करने होते हैं। तो सरकार ने और इसरो ने यह निर्णय लिया कि हम कुछ ऐसे भी सैटेलाइट को तैयार करें जो छोटे छोटे सैटेलाइट को ले जा सकते हैं, और इसके लिए हम सस्ती दरों वाले लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करें। तो इसी को स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के नाम से जाना जा रहा है। इसकी खास बात है कि यह भी 3 चरणों का एक रॉकेट है, जिसमें 3 चरण होंगे। 3 चरण का मतलब अलग अलग लेवल पर जो है कि इसमें फ्यूल भरा जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी खास बात है कि सभी चरण इसके क्या होंगे, ठोस प्ररोधक के होंगे, ठोस प्ररोधक। ये इंपॉर्टेंट है साइंस के नजर से। जीएसएलवी को देखोगे तो उसमें लिक्विड भी है, ठोस भी है, क्रायोजेनिक भी है। पीएसएलवी में देखोगे तो लिक्विड ठोस, ये 4 चरणों की पद्धति होती है पीएसएलवी, जिसमें एक लिक्विड एक ठोस, एक लिक्विड एक ठोस, ऐसे करके भरा जाता है। परंतु एसएसएलवी को कम दूरी तक तय करना है, छोटे छोटे सैटेलाइट लेके जाना है, तो वो तीनों ही उसके जो चरण होंगे वो ठोस से होंगे, लिक्विड से कोई इससे संबंधित नहीं है। और ये इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान होगा। ये क्या होगा, इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान होगा। जैसे पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, ठीक उसी तरीके से हम एसएसएलवी का भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो इसका EOS-08 का मिशन अभी 16 अगस्त 2024 को सफल हो चुका है। इसकी भी ट्रेनिंग हो गई, मतलब परीक्षण हो गया। आगे चलते हैं, पुष्पक की बात कर लेते हैं। तो पहला ही प्रश्न पूछेगा भैया पुष्पक क्या है, तो पुष्पक आपका इसरो का रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV है। इसकी क्या खास बात है, आप देखोगे कि जून 2024 में इसरो ने RLV का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट का तीसरा और अंतिम परीक्षण भी सफलतापूर्वक सफल कर लिया। जैसे यहाँ पे LEX लिखा जा रहा है, LEX का मतलब हो गया L फॉर लैंडिंग और EX का मतलब हो गया एक्सपेरिमेंट। इसके 3 चरणों के एक्सपेरिमेंट होने थे RLV के, तीनों ही सफल हो चुके, लेकिन फिर इसको नाम पुष्पक क्यों दिया गया। जैसे आप अपने अम्ब्रेला को ओपन करते हो तो एक गोल सा स्पेस बन जाता है और उस अम्ब्रेला के नीचे आप लोग खड़े हो जाते हो, तो इसका भी कुछ डिजाइन इस तरीके से कि गोल सा छतरी जैसा दिखता है, जिसको एक पुष्पक की तरह, पुष्प की तरह दिखता है ये, इसलिए इसको नाम पुष्पक दे दिया। तो ये पंखनुमा जैसे कह सकते हो, विंग्ड टाइप का, तो प्रक्षेपण यान है, इसलिए इसको पुष्पक नाम दे दिया गया है। बाकी इसमें और कुछ आपको जानना नहीं है। तो आपका सीधा प्रश्न बन सकता है कि पुष्पक क्या है, तो इसरो का एक RLV है, अर्थात रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। समझ में आ रहा है अब दोस्तों, PSLV, GSLV, RLV, SSLV क्या क्या होते हैं। मैं बार बार इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, तो आई थिंक कुछ कनेक्ट आप कर पा रहे होंगे। अब चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है कि पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट। जैसे कोई भी हम रॉकेट लॉन्च करते हैं जिसके ऊपर हम सैटेलाइट भी लगाते हैं, तो जैसे हम कोई भी रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें ठोस प्ररोधक होता है, तरल प्ररोधक होता है, यानी फ्यूल होते हैं, उसमें कुछ इंजन भी होते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या किया गया है कि दुनिया का पहला ऐसा रॉकेट है जिसमें जो इंजन लगाया गया वो 3D प्रिंटेड इंजन है। कैसा इंजन है, 3D प्रिंटेड इंजन है। अब समझ में आई बात क्या है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि दुनिया का एकमात्र अकेला या एकल 3D प्रिंटेड इंजन, सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन विश्व का प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण कर दिया गया, जबकि ऐसा आज तक किसी भी रॉकेट का प्रक्षेपण नहीं हुआ है, और यह भारत ने ही किया।
लेकिन भारत में इसने इसरो ने नहीं किया, बल्कि भारत के जो प्राइवेट सेक्टर के स्टार्टअप हैं जो स्पेस एजेंसी में काम कर रहे हैं, अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं, भारत के अंतरिक्ष सेवा में योगदान दे रहे हैं। तो चेन्नई में स्थित एक स्टार्टअप है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस, ध्यान देना, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। इसके द्वारा 3D प्रिंटेड युक्त प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया। और प्रक्षेपण भी कहां से किया गया? जैसे भारत के पास जो सरकारी तौर पे जहां से इसरो अपने लॉन्च करता है व्हीकल को, जिसे हम लोग श्री हरिकोटा में सतीश धवन जी के नाम से जानते हैं, उसी तरीके से प्राइवेट भी लॉन्च पैड है जिसका नाम है धनुष। ठीक है, ये भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड धनुष से इसको लॉन्च कर दिया गया है। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे 2-3 बातें और याद रख लो। जैसे जिस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है उस रॉकेट को नाम दिया गया अग्निबाण सोर्टेड। क्या नाम दिया गया? अग्निबाण सोर्टेड। लेकिन जो 3D प्रिंटेड इंजन लगाया गया इस रॉकेट में, उस इंजन को नाम दिया गया दोस्तों अग्निलेट। बस इतना शॉर्ट कर दिया मैंने, इतना आसान कर दिया कि आपको क्या है कि एक बार अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर वाकई अब इन चीजों से काफी इजी हो रहा है, रिवीजन फास्ट हो रहा है, चीजों को कनेक्ट कर पाना एग्जाम ओरिएंटेड आसान हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे एक और हम देखते हैं ब्लू ओरिजिन मिशन। ये भी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्लू ओरिजिन एक यूएस की कंपनी है जिसने NS-25 करके एक मिशन को लॉन्च किया अंतरिक्ष में। तो ब्लू ओरिजिन यूएस की कंपनी है जिसने 19 मई 2024 को NS-25 मिशन का प्रक्षेपण कर लिया है और जिसमें इसने भी 6 अंतरिक्ष यात्रियों को क्या किया? स्पेस में भेजा, जिसमें भारत की तरफ से एक भारतीय उद्यमी भी है वो, और अपने पेशे से पायलट भी हैं, गोपी थोटाकुरा, ये भी शामिल थे। हालांकि ये जो मिशन भेजा गया था ये पर्यटक के तौर पे भेजा गया था, पर्यटन के तौर पे। इनका कोई उद्देश्य नहीं था कि हाँ हम जाके स्पेस में कोई रिसर्च करें या कोई एनालिसिस करें, कोई डाटा कलेक्शन करें, ऐसा कुछ नहीं था। ये केवल बस घूमने गए थे, पर्यटन के तौर पे गए थे। तो यहाँ पे 6 यात्री गए थे, ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा भेजे गए थे, जिसमें भारतीय व्यक्ति गोपी थोटाकुरा भी शामिल थे। अब ध्यान देना कि यह मिशन कोई सरकारी मिशन नहीं था, बल्कि यह पर्यटन के तौर पे था। इसीलिए भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष, जो कि पहले नागरिक बने जो अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अगर हम केवल स्पेस के नाम पे काउंट करेंगे तो ये दूसरे हो जाएंगे, क्योंकि राकेश शर्मा जी ऑलरेडी 1984 में जा चुके हैं और उसके बाद अंतरिक्ष यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय हो जाएंगे। लेकिन पर्यटक के तौर पे पहले होंगे। और इससे पहले अभी मैंने आपको बताया एक्सियोम मिशन के बारे में, AXIOM, एक्सियोम स्पेस मिशन, जिसमें गगनयान के 2 यात्री भी जा रहे हैं। अगर वो लोग पहले जा चुके होते तो हम गोपी थोटाकुरा को तीसरे नंबर पे रखते, लेकिन अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है यूएसए में, तो अभी वो लोग नहीं गए हैं। तब तक ये महाराज घूम के भी चले आए, तो ये दूसरे व्यक्ति हो गए। अब अगर मान लीजिए हमारे शुभांशु शुक्ला जी जाते हैं या जो है कि प्रशांत बालकृष्ण नायर, कोई भी इनमें से जाता है, तो वो तीसरे व्यक्ति हो जाएंगे अंतरिक्ष में जाने वाले भारत की तरफ से। इस तरीके से कनेक्ट करके आपको चीजें समझनी है। आगे चलते हैं। यहाँ पे भारत का एक अंतरिक्ष पोर्ट, देखिए भारत के पास अभी तक केवल एक सरकारी अंतरिक्ष पोर्ट है जहां से इसरो सारे अपने लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करता है, PSLV को, GSLV को, चंद्रयान को, सभी को करता है, जिसका नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। लेकिन भारत सरकार ने और इसरो ने आपसी सहमति के साथ एक दूसरा लॉन्च पैड भी तैयार किया है सरकार के तौर पे, जिससे जो इसरो के जो मिशन है जो लेट हो रहे हैं, पेंडिंग हो रहे हैं, वो फटाफट किए जा सकेंगे। कुछ मिशन श्री हरिकोटा से लॉन्च होंगे और कुछ मिशन दूसरी जगह से लॉन्च होंगे, जिसको तैयार करने के लिए मोदी जी ने कुलाशेखरपट्टनम जो कि दूसरे अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास किया। इसको बनने में अभी कुछ समय लगेगा, 2-4 साल 5 साल समय लगेगा, और उसके बाद यहां से भी हम कुछ लॉन्च कर सकेंगे इसरो के द्वारा। तो ये कहां पे स्थित है? थुथुकुडी जिले तमिलनाडु में स्थित है। तो दूसरा हमारा लॉन्च पैड कहां बन रहा है दोस्तों? तमिलनाडु में बन रहा है, कुलाशेखरपट्टनम में। पहला कहां पे? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में। क्लियर होगी बात? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे स्टैट्यू शिव शक्ति, ये क्या है भाई? जहां पे चंद्रयान 3 ने अपना पहला कदम रखा था, उस जगह को मोदी जी ने शिव शक्ति नाम दिया था। लेकिन जब तक वैश्विक स्तर पे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ से हमें मान्यता नहीं मिलती है, तब तक उसकी वैश्विक मंजूरी नहीं मानी जाती है। लेकिन अभी हाल ही में IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी हमारे इस कदम को सहयोग किया और उसे मंजूरी दे दी है, और अब उसका नाम स्टैट्यू शिव शक्ति रखा गया, जहां पे चंद्रयान 3 लैंड किया था। बस इतनी बात याद रखनी है।
आगे देखते हैं यहाँ पे ओडीसीएस की बात करेंगे। अब देखो ये आप कहोगे सर ये आप क्यों छोड़ रहे हो, पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं थे जहां से कोई क्वेश्चन बन सके, क्योंकि जीएस में भी क्या होता है, करंट अफेयर्स में भी, कि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो केवल आपको जानने के लिए होते हैं, लेकिन वहां से कुछ क्वेश्चन फ्रेम कर पाना मुश्किल होता है, तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन को या उस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपको पढ़ा रहा हूं और अंडरलाइन भी किया है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, और अगर आप इसकी पेड पीडीएफ को लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूं, यहां पर आप अपना व्हाट्सअप कर देना, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, कॉल करोगे तो कोई रिसीविंग नहीं होगा, कोई पिक नहीं होगा, आप मैसेज करोगे, वेट करोगे 2-4 मिनट 10 मिनट, रिप्लाई मिल जाएगा। अब ओडीसीएस की बात कर लेते हैं, ये क्यों चर्चा में। देखिए भैया ओडीसीएस क्या है, एक लैंड लूनर है, यानी कि लूनर पे जो रोवर जो लैंड किया है, मतलब चंद्रमा पे, उसी का नाम है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, ये क्यों विश्व का पहला बन रहा है, क्योंकि भैया ये चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। अभी तक आपने जितने भी लोगों ने लैंड किया, जैसे यूएसए हो गया, ठीक है, रसिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, अब तो जापान भी हो गया है। इस तरीके से ये जो है कि पांचों लोग किससे संबंधित हैं, ये पांचों लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है। जैसे यूएसए की तरफ से नासा गया, जो कि यूएसए गवर्नमेंट का है, इंडिया की तरफ से इसरो ने भेजा है, तो ये भी क्या है, गवर्नमेंट का है। लेकिन अभी तक किसी भी प्राइवेट कंपनी का कोई भी अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर नहीं लॉन्च हुआ था। अब ये पहली बार है कि ओसीडीएस नाम का जो है कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान बन गया, जो कि निजी तौर पे प्राइवेट सेक्टर का है। बस यही चीज आपको याद रखनी है और कुछ खास नहीं है। बाकी अगर इसे देखोगे कि ये किस कंपनी का है, तो यूएस में स्थित एक कंपनी है आईएम, जिसको हम कहते हैं इंट्यूटिव मशीन्स। क्या कहते हैं, इंट्यूटिव मशीन, जो कि एक वाणिज्यिक कंपनी है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इसमें एक वर्ड यूज किया गया नोवा-सी। तो नोवा-सी जो कि रोबोटिक चंद्र लैंडर है, जिसने दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में मेलापार्ट ए जो क्रेटर है वहां पे लैंड किया, और इसी नोवा-सी को जो लूनर है, नोवा-सी लूनर लैंडर को ओडीसीएस कहा जा रहा है। तो ओडीसीएस नाम भी देख सकते हो, या तो फिर नोवा-सी के नाम से भी आ सकता है। ये एक प्राइवेट अंतरिक्ष यान है जो कि पहला है, ठीक है, जो चंद्रमा पे लैंड किया। चीजें समझ में आ रही होंगी, कनेक्ट हो रही होंगी आसान से। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। अब चलते हैं हम एक और टॉपिक पे, यहाँ पे आप इस पे मत ध्यान दो, ये बस अलग अलग जो टीम बनाती है उसमें जो है कि पेज क्रम वाइज रखने के लिए इसको लिखा जाता है। अब आपका आता है जीएसएलवी F-14 इनसैट 3DS मिशन। ध्यान देना, जीएसएलवी से सामान्यतः हम लोग बहुत ऊंचाई वाले मिशनों को भेजते हैं, जो सबसे दूरी वाले होते हैं, खासकर सैटेलाइट है। जो सैटेलाइट होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वो हमारी पूरी पृथ्वी को ऑब्जर्व करती है, तब जाके हमें अच्छे सिग्नल दे सकती है। और इनसैट है, इनसैट का मतलब हो गया इंडियन सैटेलाइट सिस्टम की बात हो रही है। तो भैया 17 फरवरी 2024 को इसरो के द्वारा इनसैट 3DS उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया गया। किसका, 3DS। और ये जीएसएलवी की F-14 प्रक्षेपण यान से भेजा गया। जीएसएलवी को अब हम एलवीएम 3 के नाम से भी जान रहे हैं। हालांकि ये जो था वो क्या था, एक मौसम विज्ञान उपग्रह था, जो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा या फिर मौसम की जानकारी देगा, इनसैट 3DS। भारत के ऑलरेडी 2 मौसम विज्ञान संचार उपग्रह पहले से ही चल रहे हैं, जिनका नाम है इनसैट 3D और इनसैट 3DR। ये दोनों उपग्रह पहले से ही भारत को मौसम विज्ञान की जानकारी दे रहे हैं, लेकिन एक और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अब इनसैट 3DS को भी भेज दिया गया है, जो इसकी सेवाओं में क्या करेगा, मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं में वृद्धि करेगा, मौसम की और बेहतर जानकारी दे पाएगा, जिससे हम अपनी आपदाओं को रोक सकेंगे, प्राकृतिक आपदाओं को, एग्रीकल्चर का विकास कर पाएंगे, कौन से नुकसान होने वाले हैं। तो ये बेहतर एक इनिशिएटिव किया गया। तो अभी तक इनसैट 3D, इनसैट 3DR और अब इनसैट 3DS, जिसको कब लॉन्च किया गया दोस्तों, इसरो के द्वारा जीएसएलवी 14 के द्वारा 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। तो कनेक्ट कर पाए चीजों को, किसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। और एक चीज और याद रख लेना कि ये जीएसएलवी की 16 उड़ान थी, 16वीं उड़ान थी, लेकिन इससे पहले 10 ऑलरेडी हमारी क्रायोजेनिक चरण के इंजन हो चुके हैं, यानी कि स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के साथ ये इसकी 10वीं उड़ान थी। कौन से नंबर की थी, 10वीं उड़ान थी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब जीएसएलवी फर्स्ट टाइम मिला था तो उसमें हमें क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत थी, और भारत हमारे बहुत सारे बैरियर से गुजर रहा था, बहुत सारी बाधाओं से गुजर रहा था, जिसमें दुनिया के किसी भी देश ने हमें क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक नहीं दी थी। रसिया ने एक बार आह्वान भी किया, आगे कदम भी बढ़ाया, यूएसएसआर के नाम से जब था कि हम भारत को क्या करेंगे, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन वैश्विक दबाव के कारण भारत को उसने फिर 7 इंजन दे दिए थे क्रायोजेनिक के, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं दी थी। फिर धीरे धीरे भारत ने भी विकास किया, बहुत सारे बाजारों में एग्रीमेंट हुआ, तो जाके हमारे पास भी क्रायोजेनिक इंजन आया, और हमने फिर स्वदेशी रूप से विकसित करना शुरू किया, और अब तक उसकी टोटल 10 उड़ान हो चुकी स्वदेशी की। इससे पहले 6 उड़ान हमारी बाहरी थी, विदेशियों की थी।
अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका C-58 भी इंपॉर्टेंट है और C-57 भी उड़ान इंपॉर्टेंट है। देखो C-58 के द्वारा इसने एक्सपोसैट मिशन को भेजा है। एक्सपोसैट का मतलब हो गया एक्सपो, ये लिखा हुआ है, और SAT का मतलब होता है सैटेलाइट, ठीक है। तो 1 जनवरी 2024 को साल के पहले दिन ही इसरो ने पीएसएलवी C-58 से एक्सपोसैट उपग्रह का प्रक्षेपण कर दिया, जो इसकी टोटल 60वीं उड़ान थी, यानी कि 58 नंबर पे तो ये खुद है और 2 उड़ान कोई मिस हो गई होगी या असफल रही होगी शुरू में, तो टोटल इसकी 60वीं उड़ान थी। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि ब्रह्मांड में, सौर मंडल में जो एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट है, यानी कि ध्रुवणमापी, अर्थात खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन में अनुसंधान के लिए तैयार किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारा खगोल पिंड है, हमारा जो सौर मंडल है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें एक्स रेज का उत्सर्जन कहां से हो रहा है, इसको एक ध्रुवीकरण के रूप में पोलराइज करके इसका स्टडी करने की बात की जा रही है। और इस तरीके का भारत का यह पहला मिशन होगा, इवन कि दुनिया का दूसरा देश बनेगा भारत, जो ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, एक्स रेज, इन जैसे खगोलीय स्रोतों की जानकारी के लिए अध्ययन कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोसैट C-58 से भेजा गया है। मेरे हर एक शब्द को अच्छे से सुन लिया करो, क्योंकि बहुत बार होता है जो चीजें इसमें नहीं लिखी होती हैं, फिर भी मैं उन्हें अपने नॉलेज के बेस पे उसे कनेक्ट करके आपको बताता हूं। इसमें 2 पेलोड भेजे गए, पोलिक्स और XSPECT, बस इतना याद रखो। और इसकी फुल फॉर्म अगर आपको पढ़नी है तो पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज हो गई, या फिर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड टाइमिंग हो गई। अब यहां पे आप देखोगे कि एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय स्रोत, जिसमें एक्सरेज भी आ रही है, इनका अध्ययन करने वाला एक वेधशाला प्रक्षेपित करने के लिए भारत दूसरा देश बन चुका है, क्योंकि इससे पहले 2021 में यूएसए ने नासा के माध्यम से भेजा था। 2021 में नासा ने भेजा था यहां पे, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया पीएसएलवी का C-58, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। नासा का एक साइकी अंतरिक्ष यान है, कुछ खास नहीं है, बस इतना ही जानना है आपको कि ये 13 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया नासा का साइकी अंतरिक्ष यान जो लॉन्च किया गया। और इसकी खास बात बस ये है कि ये एक पहला ऐसा मिशन होगा नासा का जो चट्टान या बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन कर रहा है, क्योंकि अभी तक जितने भी एस्टेरॉयड का जो अध्ययन किया जाता है उसमें या तो चट्टानों का अध्ययन कर रहे होते हैं, या फिर बर्फ का अध्ययन कर रहे होते हैं, या उसके वायुमंडल का अध्ययन कर रहे होते हैं। ऐसे एस्टेरॉयड का अध्ययन किया है नासा ने, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जहां पे मेटेलिक यानी धातुओं से भरपूर साइकी नाम का एक क्षुद्र ग्रह है और उसका अध्ययन किया जा रहा है, इसीलिए उसको साइकी मिशन भेजा गया है। हालांकि 2029 तक ये वहां पर पहुंचेगा। कब तक? 2029 तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। क्लियर हो गई बात साइकी वाला। अब आ जाओ पीएसएलवी C-57। अभी हमने पढ़ा कि पीएसएलवी C-58 को 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया, C-58 को, ठीक है। और वो किस लिए था? एक्स रेज से संबंधित था कि एक्सपोसैट। लेकिन C-57 की हम बात कर रहे हैं जो 1 जनवरी 2024 से पहले ही 2 सितंबर 2023 को भारत के पीएसएलवी C-57 के द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। आदित्य सूर्य भगवान का एक समानार्थी शब्द है, या यूं कहें कि उनके पर्यायवाची भी कह सकते हो, तो उसी के नाम पे इसको आदित्य 1 यूज किया गया। और यहाँ पे जो L1 है वो क्या है वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो हालांकि यहाँ पे देखोगे कि आदित्य L1 भारत का पहला सौर मिशन है, यानी इससे पहले भारत ने कभी भी सूर्य के अध्ययन के लिए कोई भी मिशन नहीं भेजा। मंगल के लिए भेजा था, चंद्रमा के लिए भेजा, और भी अलग अलग मिशन भेजे, लेकिन सूरज के अध्ययन के लिए नहीं भेजा था। तो ये पहली बार है जिसने आदित्य L1 के नाम से भेजा है, और पीएसएलवी C-57 से सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे आदित्य L1 क्या है? ये अंतरिक्ष यान न तो सूर्य पर जाके लैंड करेगा और न ही उसके निकट जाएगा, लेकिन सारी की सारी स्टडी वो सूर्य की करेगा। अब यहाँ पे आपको समझना है कि भैया L1 क्यों लिखा गया, L1 होता क्या है। तो पहले तो ये समझ लो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे सौर मंडल में लैग्रेंज बिंदुओं की कुल संख्या 5 है, यानी L1, L2, L3, L4, L5। लैग्रेंज बिंदु इन्हें कहते हैं, L से ही डिनोट करते हैं। इसकी खासियत है कि एक ऐसे बिंदु होते हैं स्थान जहां पर अगर कुछ भी स्थापित कर दिया जाए तो वहां पर स्थिर हो जाएगा, और ना ही अपने स्थान पर बने रहने के लिए उसे दोनों के विशाल खगोल पिंडों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से नहीं जूझना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, थोड़ा स्पेस मिले कहीं पे।
यहां बताता हूं, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा सन हो गया और ये हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, ये ई फॉर हो गया अर्थ। ठीक, अब हमने यहां पे क्या किया, L1 जो है कि एक मिशन यहां पे लॉन्च कर दिया है। अब यहां से जो आने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है ना, वो फेल हो जाएगा। वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस L1 को नहीं डिगा सकता, यानी यहां पे जो चीज लगी हुई है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में नहीं आएगी। और इसी तरीके से जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो भी इसे कुछ नहीं कर सकता, वो भी अपनी ओर इसे नहीं खींच सकता, क्योंकि L1 एक ऐसा बिंदु है जहां पर अगर आप देखोगे, L1 क्या है मैं अभी बता रहा हूं, L1 एक ऐसा बिंदु है जहां पे गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है वो जीरो हो जाता है, किसी भी ग्रह का कोई भी बल काम नहीं करता है, तो यहां पे ये हवा में झूलता रहता है और पूरी स्टडी ये करता रहेगा, सूर्य की किरणों की हर एक चीज का स्टडी करेगा। और इस तरीके से हमारे पूरे सौर मंडल में 5 प्रकार के L पॉइंट है जहां पे किसी भी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाता है। दैट्स क्लियर, ये चीज समझ में आ गई आपको? तो यही इसकी खास बात थी और इसमें कुछ खास याद रखने की चीजें नहीं थी। बाकी इसके द्वारा जो आपके वैज्ञानिक पेलोड ले गए हैं वो आप इन्हें देख सकते हो, लेकिन कुछ खास नहीं है, क्योंकि आप इतनी सारी चीजें याद करोगे कि इसे भूल जाओगे। तो एक दो याद कर सकते हो तो कर लेना, बाकी कोई बात नहीं। नभमित्र डिवाइस की बात कर लेते हैं। यहां पर देखेंगे हम लोग कि नभमित्र डिवाइस के बारे में बात करेंगे। ये मुख्य रूप से किसने बनाई है, तो इसरो ने नभमित्र नामक एक अभिनव सुरक्षा उपकरण बनाया। क्या बनाया दोस्तों? सुरक्षा उपकरण बनाया और इसका सफल परीक्षण कर लिया गया। हालांकि केरल में स्थित जो है कि मत्स्य नौका पे इसका किया गया सफल परीक्षण, अर्थात ये मछली पालने वाले जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे होते हैं उनकी नौकाओं पे लगाया जाएगा। कैसे? यहाँ लिखा हुआ है कि समुद्री यात्राओं के दौरान मछुआरों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। अब इससे होगा क्या? आपको पता है कि पानी में कोई बॉर्डर पता नहीं चल रहा है। जितने भी मछुआरे जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो मछुआरे जो समुद्र में जाके मछली पालन करते हैं, उन सभी की नौका में नभमित्र डिवाइस को लगा दिया जाएगा और जो इंडियन सैटेलाइट से कनेक्ट होगी। जैसे ही वो मछली पकड़ते पकड़ते पता चलता है कि वो श्रीलंका के बॉर्डर में एंट्री कर रहे हैं या फिर मालदीव के वाटर में एंट्री कर रहे हैं, तो वहां पे एक सिग्नल पहुंचेगा, वहां पे एक साउंड मिलेगा, यानी कुछ भी उन्हें ऐसा संकेत मिलेगा कि आप भारत की बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हो वाटर की, तुरंत वहां से रिटर्न होइए, अदरवाइज आपको नुकसान होगा। क्योंकि पानी में पता नहीं चलता ना कि दोस्तों हम कितनी दूर आ गए हैं, हम कितनी दूर जा चुके हैं और हम किसकी बाउंड्री में एंट्री कर गए। तो इसलिए नभमित्र डिवाइस को लगाया गया, जो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं तो बहुत सारे आपने देखे होंगे कि मछुआरों के मुद्दे हमेशा होते हैं कि कभी पाकिस्तान ने पकड़ लिया कराची के पास, कभी श्रीलंका ने पकड़ लिया भारतीय मछुआरों को, तो ये सब समस्याएं बनती हैं। फिर आगे देखते हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग। देखिए भैया, इसको 14 जुलाई 2023 को हमारे इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया गया था सफलतापूर्वक, और इसको भेजा गया था LVM-3M4। LVM का ही पुराना नाम क्या है दोस्तों? GSLV है। तो LVM-3M4 के माध्यम से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और सबसे अच्छी बात अगर आप देखोगे, इसमें जो 3 प्रमुख घटक लगाए गए थे, एक तो था एक स्वदेशी प्रणोदन मॉड्यूल, यानी कि भारत के द्वारा निर्मित एक प्रणोदन मॉड्यूल था जो इसको क्या करेगा, एक इसको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, फ्यूल वगैरह यूज करेगा। साथ ही साथ उसमें लैंड करने के लिए एक लैंडर मॉड्यूल था और उसमें एक रोवर था। रोवर को नाम जो दिया गया था वो प्रज्ञान नाम दिया गया था, जबकि लैंडर को जो नाम दिया गया था वो विक्रम नाम दिया गया था। ये नाम भी याद रख लेना। इन तीनों ही घटकों के साथ हमारा चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करने में सफल हुए, और इसी दिन से हमारा नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट होने लगा। 23 अगस्त को हमने चंद्रमा पे लैंड कर लिया, और इस तरीके से भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब होता है कि बिना किसी प्रॉब्लम के आप लैंड कर गए, और इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना ने यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। फिर उसके बाद भारत ने हासिल की 2023 अगस्त में। साथ ही साथ जनवरी 2024 में जापान ने भी सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता हासिल की, और इसलिए 5 देश हो चुके हैं जो चंद्रयान उतार चुके हैं। और एक प्राइवेट, मैंने कंपनी का नाम बताया, इंट्यूटिव मैकेनिज्म, जिसने ओडिसियस यानी नोवा सी के नाम से उसको भी उतारा है अंतरिक्ष यान को, तो ये प्राइवेट हो गया। लेकिन ध्यान देना कि जितने भी देश थे ना, वो सब चंद्रमा के क्या करते थे, 0 डिग्री के आसपास उतारते थे। लेकिन हम भारतीयों ने हिम्मत करते हुए दक्षिणी पोल पे उतारा, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है भारत का चंद्रयान 3। जिस पॉइंट पे उतरा उसको नाम दिया गया शिव शक्ति, ठीक है। और इसी अवसर पे 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा। अच्छा, चंद्रयान 2 भी, जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, और उस पे जहां पे वो जो है कि टकरा के जो है कि नहीं लैंड कर पाया, लेकिन जिस जगह पे टकराया था उसका नाम रखा गया था तिरंगा,
ठीक है। अच्छा, इसमें जो अध्ययन किया गया वो ये मिला कि जहां पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया वहां के आसपास का जो तापमान था वो तो था 40 से 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वहां से अगर हम 80 मीटर के नीचे जाते हैं, 80 मीटर नीचे गहराई में जाते हैं, तो तुरंत वहां का तापमान बदल जाता है, माइनस के 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है वहां का तापमान। और साथ ही साथ बहुत सारे जो है कि इसमें पेलोड लगे हुए थे, जहां से हमें स्टडी करने पता चला कि चंद्रमा की सतह पे हमें सल्फर मिला, एल्यूमिनियम मिला, कैल्शियम मिला, आयरन मिला, क्रोमियम मिला, टाइटेनियम मिला, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की भी उपस्थिति का पता लगा। तो बहुत सारे मिनरल्स के साथ आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता भी लगा। और विक्रम लैंडर में जो संलग्न किया गया था रंभा पेलोड की मदद से चंद्र प्लाज्मा वातावरण का मापन किया गया कि चंद्रमा के वातावरण का क्या स्थिति है। तो ये सारी चीज याद रख लेना। आगे बात करेंगे शनि ग्रह की, बात करेंगे भैया। तो शनि ग्रह इस समय सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने हाल ही में 63 नए उपग्रहों की खोज की पुष्टि कर दी है। और इस तरीके से शनि के टोटल 146 उपग्रह हो गए। सेकंड नंबर पे बृहस्पति आता है 95 और थर्ड नंबर पे यूरेनस आता है आपके 28। अगर आप देखोगे बुध और शुक्र का तो कोई उपग्रह भी नहीं है, मंगल के फोबोस और डीबोस हैं, पृथ्वी का चंद्रमा है एक। तो इस तरीके से इनके उपग्रहों की बात है। बाकी अगर आप देखोगे शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह वो टाइटन है। हालांकि ये सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, क्योंकि सौर मंडल में जो सबसे बड़ा उपग्रह माना था वो बृहस्पति का माना था, गैनीमीड। अब आ जाते हैं भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब ध्यान से समझना, हमारे भारत में ऑलरेडी जो है कि 22 परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कि काम कर रहे थे। तो अभी 23वां भी लॉन्च कर दिया गया, 24वां भी लॉन्च कर दिया गया और 25वां भी लगभग प्रगति पर है। तो ये 3 और परमाणु संयंत्र हैं। समझने वाली बात है क्या कि 31 अगस्त 2024 को गुजरात में स्थित काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन 4, इसको हम लोग काप्स भी बोलते हैं, KAPS 4, इसका मतलब काकरापार, ठीक है, एटॉमिक पावर स्टेशन 4 अर्थात काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन 4 का परिचालन प्रारंभ कर दिया गया है। और ये दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट का जो क्षमता वाला दाबित भारित जल रिएक्टर है। कैसा है कि हैवी वाटर वाला जल रिएक्टर है। तो कुल मिला के किस तरीके का, परमाणु से संबंधित, यानी कि परमाणु न्यूक्लियर प्लांट है जहां पे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। परंतु सोचने वाली बात है कि दूसरा है स्वदेशी तौर पे तैयार किया गया। इसका मतलब है कि ये जब 24वें नंबर पे स्वदेशी दूसरा है तो 23वें नंबर का क्या होगा, वो भी हमारा स्वदेशी होगा जो पहला होगा। और उससे पहले जो 22 ऑलरेडी हमारे यहाँ न्यूक्लियर प्लांट है वो कहीं ना कहीं किसी के सहयोग से, चाहे वो रावत भाटा देख लो, तारापुर देख लो, कुडनकुलम देख लो, कोई रसिया के सहयोग से, कोई यूएस के सहयोग से, कोई जर्मनी के सहयोग से, लेकिन स्वदेशी नहीं था। तो यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो 23rd नंबर पे था ये आपका काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 3 यानी कैप्स 3, जो कि भारत का पहला स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर था, जिसका परिचालन आपके मार्च 2024 में ही शुरू हो चुका था। और अब जो हम परिचालन कर रहे हैं काप्स 4, जो कि हमारा दूसरा स्वदेशी परमाणु संयंत्र है, इसका परिचालन 31 अगस्त 2024 को किया गया। तो 2 इस तरीके से हो चुके हैं। और अगर आप देखोगे कि यहां पे 24 ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा काप्स 4 यानी कि काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन 4। और इस तरीके से भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 8880 मेगावाट तक पहुंच गई है, 8080 मेगावाट। अच्छा, ये तो होगा 2, लेकिन भारत सरकार ने एक तीसरे पर भी काम करना शुरू कर दिया है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन भारत का तीसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता वाट का परमाणु संयंत्र होगा। तीनों की क्षमता सेम है और ये चित्तौड़गढ़ जिले में जो रावत भाटा में ऑलरेडी स्थित है। हालांकि अभी इसमें जो है कि जो विखंडन शुरू हुआ है, लेकिन अभी इसको ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया। अगर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा तो ये हमारा भारत का 25वां हो जाएगा, जबकि अभी हम पढ़ रहे हैं 24वां, और तीसरा जो है कि स्वदेशी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम बात सुपर कंप्यूटर की। देखिए, सुपर कंप्यूटर की एक लिस्ट जारी होती है वर्ल्ड के स्तर पे टॉप 500 कंप्यूटर में। विश्व का सबसे ज्यादा जो सुपर फास्ट कंप्यूटर है उसका नाम है फ्रंटियर, जो कि अमेरिका का दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। दूसरे नंबर पे अरोरा नाम का एक सुपर कंप्यूटर है, ये भी अमेरिका का ही है। दोनों फर्स्ट और सेकंड रैंक पे दोनों अमेरिका के ही टॉप 500 के अंदर शामिल है सुपर कंप्यूटर। भारत का भी कोई शामिल हुआ है? बिल्कुल, सीडेक पुणे। सीडेक क्या है? एक कंपनी है जो पूरी तरीके से सुपर कंप्यूटर के लिए काम करती है। ये पुणे में स्थित है और इसी में स्थापित किया गया है एरावत PSAI, जो कि भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है, जिसकी जो संसाधन गति है यानी कि वर्किंग प्रोसेस है वो 8.50 पेटाफ्लॉप्स है। कितना है? 8.50, इट मीन 8.5 पेटाफ्लॉप्स है। ये इसकी रिसोर्स करने की गति है। और ये एरावत भारत का सबसे
फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर के रूप में जाना जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे और भी किसी को रैंक मिली तो बिल्कुल दूसरे नंबर पे परम सिद्धि एआई को मिली, जो कि वर्ल्ड में 185वां स्थान प्राप्त करता है। थर्ड रैंकिंग प्रत्यूष को मिली थी, जो कि 230वां स्थान हासिल करता है। तो पहले स्थान किसको मिला? एरावत पीएसआई को मिला। दूसरे नंबर पे परम सिद्धि आता है, तीसरे नंबर पे प्रत्यूष आता है, जो भारत के 3 टॉप मोस्ट सुपर कंप्यूटर हैं। अच्छा, कुछ सुपर कंप्यूटर और भी है जिनको यूपी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। जैसे अगर आप देखोगे परम शिवाय, ये आईआईटी बीएचयू में स्थापित है, ये भी एक सुपर कंप्यूटर है। और परम संगणक ये आईआईटी कानपुर में स्थापित है। अर्थात उत्तर प्रदेश में 2 आपके सुपर कंप्यूटर स्टैब्लिश है, बीएचयू वाराणसी में, आईआईटी बीएचयू वाराणसी में परम शिवाय, और आईआईटी कानपुर में परम संगणक को स्टैब्लिश किया गया है। अब यहाँ पे और भी कोई टॉपिक देखते नहीं, तो ये कुछ खास नहीं थे टॉपिक। आगे आते हैं हम लोग, अब जरा मेडिकल साइंस में आते हैं कि दवाइयों से संबंधित कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे WHO के द्वारा कोविनेट का अनावरण किया गया। ये कोविनेट क्या है दोस्तों? देखिए, दुनिया में आज भी कई जगह ऐसी पाई जा रही है जहाँ पे कोरोना वायरस के नए नए अपडेट आ रहे हैं, नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों की जानकारी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे सूचित होनी चाहिए हर देश के द्वारा। उसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया, WHO ने कोविनेट यानी कोविनेट का अनावरण किया, जिसका फुल फॉर्म है कोरोना वायरस का नेटवर्क। यानी कोरोना वायरस का नेटवर्क यानी हर एक इंफॉर्मेशन हर एक देश के द्वारा इस पर अपडेट की जाएगी। और इस मामले में 6 क्षेत्रों में जो 21 देशों के अंतर्गत जो प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं वो करेंगी। तो भारत में 3 प्रयोगशालाएं इसमें संचालित हैं। हालांकि यहां पे आप इनके नाम पढ़ सकते हो, ट्रांसनेशनल स्वास्थ्य विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान, ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, और CSIR राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी। अगर आपको ये संस्थान याद भी ना हो ना, तो बस इतना याद रख लेना कि कोविनेट का अनावरण किसने किया, तो WHO ने किया, और इसका फुल फॉर्म कोरोना वायरस नेटवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं केप वर्डे की बात करें, मलेरिया से मुक्त हो चुका है। 12 जनवरी 2024 को WHO ने इसे प्रमाणित कर दिया, और अब तक टोटल 43 देश ऐसे हैं जो मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं, इसको सर्टिफाइड किया जा चुका है। अगर हम अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में देखें तो केप वर्डे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का तीसरा देश है जो मलेरिया से मुक्त हो चुका है, जबकि इससे पहले ऑलरेडी मॉरिशस 1973, अल्जीरिया 2019, ये 2 देश ऑलरेडी मुक्त हो चुकी हैं। तो वर्ल्ड में 43 कंट्रीज ऐसी हैं जो पूरी तरीके से मलेरिया से मुक्त हो गई। अब बात करेंगे वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट। देखिए, यहां पे मैं रिवीजन इसी तरीके से कराऊंगा ना, अगर लाइन टू लाइन हर एक चीज को पढ़ाऊं और हर एक चीज को फिर से डिटेल एक्सप्लेन करूं, अच्छे से समझाऊं, तो फिर पहले जो आपको मैंने मैराथन या सेगमेंट वाइज क्लासेस कराई हैं आई दृष्टि की, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको यहां पे बेनिफिट चाहिए कि कैसे भी करके फास्ट रिवीजन आप कर पाए, इंपॉर्टेंट चीजें आप रिकवर कर पाए, रिवाइज कर पाए, तो उसी को ध्यान में रख के ऐसी सीरीज मैंने चलाई है। बाकी यहां पे देखोगे कि जो वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट आई थी WHO ने जारी की, पहली चीज रिपोर्ट कौन जारी करा? WHO, जिसने 192 देशों के पूरे टीबी मामलों पे आधारित है। और उसने कहा रिपोर्ट में कि कोरोना वायरस बीमारी के बाद जो संक्रामक कारकों से होने वाली मृत्यु है सबसे अधिक, वो फिर टीबी से हो रही है। यानी कोरोना वायरस से तो हुई सबसे अधिक मृत्यु, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आपकी टीबी। और उसने एक बहुत गंभीर बात कही कि भारत दुनिया में सबसे अधिक मामले में शामिल है। यानी 2022 में जितने भी टीबी के मामले हैं दुनिया में, भारत में अकेले 27%, यानी कि सर्वाधिक मामले कहां देखने को मिले? भारत में देखने को मिले। और टीबी को समाप्त करने के लिए 9 सितंबर 2022 को हमारी माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान भी शुभारंभ किया गया। किसने किया? राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया, न कि प्रधानमंत्री ने। और भारत का लक्ष्य भी है दोस्तों, वैश्विक लक्ष्य से पहले ही समाप्त करेंगे कि 2025 तक हम टीबी का उन्मूलन कर लेंगे, जबकि वैश्विक लक्ष्य क्या है? 2030 तक का है। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करेंगे, यानी IBCA की बात करेंगे। कैट अलायंस जो शेर हो गए, प्यूमा हो गए, जगुआर हो गए, चीता हो गए, इनकी जो टोटल 7 प्रजातियां पाई जाती है बिग कैट के रूप में, इनके संरक्षण के लिए इसका शुभारंभ किया गया। देखा जाए तो 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने इसे IBCA को औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया था, लेकिन ऑफिशियली ऑन पेपर इसको जो है कि स्टैब्लिश किया गया 22 फरवरी 2024। तो PM मोदी जी की अध्यक्षता में IBCA की स्थापना को मंजूरी मिल चुकी है। जैसे होता ना कि कहीं स्पीच दे रहे थे, हालांकि वो G20 की समिट के दौरान जो पूरे देश में जो अलग अलग जगहों पे बैठक चल रही थी, उसी दौरान 9 अप्रैल 2023 को मोदी जी ने अपने भाषण में लॉन्च कर दिया कि हम IBCA को शुरू करने वाले हैं, उसके ये उद्देश्य है। लेकिन ऑफिशियली ऑन पेपर 22 फरवरी 2024 को इसको स्टैब्लिश करने की मंजूरी मिल गई। साथ ही साथ इसमें कौन कौन से देश जो है कि इसके मेंबर होंगे, हालांकि भारत भी इसका
इसका मेंबर है। तो यूएन के जितने भी सभी सदस्य हैं ये सभी आईबीसीए सदस्य बनने के पात्र हैं। और आईबीसीए का जो हेडक्वार्टर होगा वो कहां पे होगा? भारत में। इस तरीके से जैसे अगर आपने पढ़ा इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, या फिर आईबीसीए, दो बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनके हेडक्वार्टर आपके भारत में होंगे। साथ ही साथ भारत ने 2023-24 से लेकर 27-28 तक की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए का बजटीय अनुदान भी दिया है। और इसमें जो आईबीसीए के अंतर्गत जो हम 7 प्रमुख बिग कैट्स को बचाने की बात कर रहे हैं उसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, प्यूमा, जगुआर, ये 7 प्रजातियां आती हैं। जिसमें अगर आप देखोगे प्यूमा और जगुआर ये 2 प्रजातियां ऐसी हैं जो भारत में नहीं पाए जाते हैं, बाकी 5 प्रकार की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। रामसर साइट की बात कर लेते हैं हम लोग। जो रामसर स्थल की बात करें तो आप यहां पर देखोगे कि 14 अगस्त 2024 को यानी 15 अगस्त की पूर्व संध्या 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 3 नई रामसर साइट का अनाउंसमेंट किया गया। और उसके बाद अभी तक का जो लेटेस्ट डाटा है टोटल हमारे भारत में 85 रामसर साइट हो चुकी हैं। कौन कौन सी जो 3 नई रामसर साइट अनाउंस की गई थी, जिसमें आप देखोगे तमिलनाडु में 2 आती हैं और एक मध्य प्रदेश में आती है। तमिलनाडु में जो 2 रामसर साइट आई थी, नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य और दूसरा काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य, और एमपी के अंतर्गत तवा जलाशय, ये 3 नई रामसर साइट को अनाउंसमेंट की गई थी। नंजरायण की बात करेंगे तो नंजरायण जो पक्षी अभ्यारण्य ये मीठे पानी की झील है, और जबकि काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो खारे पानी की झील है। तो इनकी विशेषता भी याद रखो कि ये झील है और साथ ही साथ नंजरायण मीठे पानी की है और काजू वैली खारे पानी की झील है। साथ ही साथ तवा की बात करें तो तवा नदी आपकी नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है, और ये जो तवा जलाशय है जिसको रामसर साइट अनाउंस किया गया ये सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य के अंतर्गत आती है एमपी में। और इससे पहले भी अगस्त से पहले 2 और रामसर साइट का अनाउंसमेंट हुआ था जून 2024 में, जो बिहार पीसीएस प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। दोनों ही जमुई जिले में घोषित की गई थी, एक थी नकटी पक्षी अभ्यारण्य और एक थी नागी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये हो गई आपकी रामसर साइट की बेसिक जानकारी। बात करते हैं कि सबसे अधिक जो रामसर साइट है पूरे भारत में तमिलनाडु के पास है 18, सेकेंड नंबर पे आता है आपका यूपी जिसके बाद 10 रामसर साइट है। लेकिन वो 10 रामसर साइट कहां कहां पर स्थित है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ऊपरी गंगा नदी, ये रामसर साइट आपकी नरोरा बुलंदशहर में, और ये सबसे बड़े क्षेत्रफल वाली है, यानी सबसे बड़ी रामसर साइट है ये उत्तर प्रदेश की। दूसरा है समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो कि रायबरेली में आता है। तीसरा पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य जो गोंडा में आता है। चौथा समन पक्षी अभ्यारण्य जो मैनपुरी में आता है। सुर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जिसको हम लोग कीथम झील के नाम से भी जानते हैं, आगरा में आएगा। सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, और सरसई नावर झील पक्षी अभ्यारण्य इटावा में, जो कि सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य यानी सबसे छोटी रामसर साइट भी मानी जाती है। तो 8 ये टोटल हो गए। 2 और हैं जिसमें हम बात करेंगे हैदरपुर रामसर साइट जो कि आपके बिजनौर में आती है, और सबसे लेटेस्ट वाली जो रामसर साइट है उसका नाम है बकीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो संत कबीर नगर में आती है, और लास्ट टाइम जून 2021 में इसको नॉमिनेट किया गया। इसके बाद से यूपी को कोई भी रामसर साइट अभी तक नहीं मिली है। अच्छा, संख्या के तौर पे आपको याद रख लेना कि एमपी की जो अभी तवा जलाशय दी गई है तो टोटल एमपी में भी कितने हो गए? 5 रामसर स्थल हो चुके हैं। तो यहां पर आपको ये पता रहना चाहिए कि कितनी रामसर साइट है एमपी में, 5। अगर नाम भी याद रह ले तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम संख्या पता होनी चाहिए। जैसे भोज आर्द्र भूमि पहले से ही है, साक्य सागर, सिरपुर, यशवंत और तवा जलाशय जो कि अभी लेटेस्ट आई है 2024 में। बिहार में अगर हम देखें तो टोटल 3 रामसर साइट होगी। जैसे जून 2024 में आपके जमुई जिले में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्य को अनाउंस किया गया। लेकिन अगर हम बात करें कांवरताल आर्द्र भूमि बेगूसराय, जब लॉकडाउन लगा हुआ था दोस्तों तो 2020 में, मुझे याद है मैं उस समय नोट्स बना रहा था इसके, तो 2020 में इसको अनाउंसमेंट किया गया था। और ये एशिया की शुद्ध स्वच्छ जल की, मीठे जल की सबसे बड़ी गोखुर झील है। ओके, तो यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जो कि 19 मार्च 2024 को IQ एयर कंपनी के द्वारा इसको जारी किया गया, और इसमें दुनिया के 7,812 शहरों को कवर करते हुए एक वायु गुणवत्ता पे आधारित रिपोर्ट जारी की गई। लेकिन ध्यान देना कि जो आपका PM10 होता है ना और एक PM 2.5 होता है, तो इन दोनों का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो नाक में जो बाल होते हैं ना वो क्यों लगाए गए? वो नेचुरल इसलिए होते हैं कि ताकि नाक के माध्यम से श्वास लेते समय जो धूल कण होती है वो यहाँ बालों में आके फंस जाए और फिर आप उसे साफ कर लेते हैं, जिससे वो हमारे फेफड़े में
ना पहुंच पाए। तो PM10 के जो कण होते हैं ना वो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, जो नाक में आराम से रुक जाते हैं बालों में, और फिर उसके बाद वो नाक वगैरह की सफाई होती है तो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन PM2.5 दोस्तों इतने महीन होते हैं, इतने खतरनाक होते हैं कि ये हमारे बालों से भी नहीं रुकते नाक में, और हमारे सांस की प्रक्रिया से फेफड़ों में पहुंच जाते हैं और बीमारी क्रिएट करते हैं। तो ये जो विश्व की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है वो PM2.5 के आधार पर है 7,812 शहरों में। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता है क्या है? पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर हमारे बिहार का बेगूसराय है। अब देख लो आप, यहां पे देखो लिखा हुआ भी है कि बेगूसराय बिहार का विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र है। अब बेगूसराय दोस्तों कौन सा है? ये वही क्षेत्र है जहां से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ने की बात करते हैं, ठीक है। ये वही क्षेत्र है जहां से बीजेपी के वरिष्ठ सांसद वहां से सांसद हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है। लेकिन अगर हम दूसरे रैंक की बात करें, तो शहर हो गया। अगर हम देश की बात करते हैं तो यहां पर भी सबसे रैंक 1 पे आपका बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, रैंक 2 पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश है, और रैंक 3 पे हम भी पीछे नहीं है, भारत भी सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है इस समय। तो रैंक 1 बांग्लादेश, रैंक 2 पाकिस्तान, रैंक 3 भारत। अगर हम दुनिया की प्रदूषित राजधानियों की बात करते हैं तो रैंक 1 पे हमारी न्यू दिल्ली है, और अभी NCR रीजन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पिछले 3 दिन से सारे ट्रैफिक, सारे स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो कि 200 तक बेहतर मानी जाती है, इस समय 600 650 चल रही है। मुखर्जी नगर, गांधी विहार, वजीराबाद की लाइव ट्रैकिंग में बता रहा हूं कि 600 650 चल रही है। और सेकंड नंबर पे जो राजधानी आती है वो ढाका बांग्लादेश की, जो कि सबसे प्रदूषित राजधानी मानी जाती है। अब बात करेंगे भारत में तेंदुओं की रिपोर्ट की बात करेंगे, जो कि लेपर्ड की बात होती है। तो 22 फरवरी 2024 को केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसको जारी किया गया। हालांकि यह रिपोर्ट तैयार करने में 2 संस्थाओं का योगदान है। एक होता है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और दूसरा है भारतीय वन्य जीव संस्थान। इन दोनों के सहयोग से तेंदुए की रिपोर्ट तैयार की गई, और इन्होंने बताया कि भारत में 13,874 तेंदुए हैं। कितने हैं लेपर्ड? 13,874, जिसमें सर्वाधिक आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे 3,907, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में देखने को मिलेंगे 1985। और उसके बाद अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का स्थान यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि यूपी में जो लेपर्ड हैं वो कितने हैं? 371 हैं। अच्छा, आपको टाइगर रिजर्व की बात पता है? टाइगर की जब काउंटिंग होती बाघ जनगणना, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि 173 थे यूपी में, जो बढ़ के वर्तमान में 205 हो गए। ये टाइगर की बात हो रही, बाघ की। और यहां पे हम लेपर्ड की बात कर रहे हैं, जो यूपी में 371 है। साथ ही साथ ये आपके भारत में, नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में पाया जाता है, और IUCN में ये एंडेंजर्ड है, मतलब कि नियर थ्रेटेंड, संकटापन्न स्थिति में, संकट की स्थिति में है। अच्छा, हिम तेंदुए की बात कर लेते हैं। हिम का मतलब हो गया स्नो लेपर्ड, जो सामान्यतः भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, उनमें पाया जाता है। इनकी टोटल जो रिपोर्ट आने के बाद 718 संख्या है। सबसे अधिक ये लद्दाख में देखने को मिलते हैं 477, सेकंड नंबर पे उत्तराखंड आता है 124, और इसकी स्थिति IUCN में दोस्तों सुभेद्य यानी कि वल्नरेबल की कंडीशन में है, और 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड को लॉन्च किया गया था, और साथ ही साथ 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस भी मनाया गया था। अब चलते हैं बर्नी हाट। जिस तरीके से विश्व के स्तर पे IQ एयर कंपनी ने आंकड़े जारी किए 7,800 कुछ शहरों के, जिसमें बेगूसराय दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है, उसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा भी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें लगभग 227 शहरों का आंकड़ा जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि भारत में जो PM10 है और PM2.5 है, इन दोनों के आधार पे बर्नी हाट मेघालय का एक छोटा सा शहर है जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पे। यहां अगर आप देखोगे कि जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की प्रगति का जो ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसी को रिपोर्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। 227 शहरों का अवलोकन किया गया, जिसमें PM10 के आधार पे बर्नी हाट मेघालय का 2023 में भारत का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि इन 227 शहरों में अगर हम टॉप 50 शहरों की बात करते हैं तो उसमें बिहार के सबसे अधिक 19 शहर शामिल हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित है। इवन की बेगूसराय भी है। उत्तर प्रदेश के 7 शहर शामिल हैं, जिसमें ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, ये सभी दिल्ली NCR से संबंधित है। जो हरियाणा, पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, इवन की NCR में भी पराली जलाई जाती है, उसी का दुष्परिणाम है कि ये सबसे ज्यादा शहर हमारे यूपी के भी आ रहे हैं इसमें। और अगर हम PM10 और PM2.5 का एक जगह समराइज कर लेते हैं तो PM10 के आधार पर जो प्रदूषित शहर है, रैंक 1 बर्नी हाट मेघालय को मिली है, रैंक 2 बेगूसराय बिहार को मिली है, और रैंक 3 में हमारा यूपी भी है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का।
लेकिन जैसे हम इसे 2.5 पर लेके जाते हैं छोटे छोटे कणों के आधार पे, तो रैंक 1 में आपका बर्नीहाट मेघालय, रैंक 2 में बेगूसराय बिहार और रैंक 3 में आपका दिल्ली आ जाता है, तब यूपी की रैंकिंग हट जाती है। कॉमन बात समझ में आ गई कि जब वर्ल्ड के लेवल पर अलग मानक के तौर पे जब IQ एयर कंपनी ने जारी किया आंकड़ा, तो बेगूसराय सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है 2.5 के आधार पे। लेकिन जब भारत सरकार के द्वारा एक आंकड़ा जारी किया गया तो उन्होंने कहा बर्नीहाट सबसे ज्यादा प्रदूषित है और बेगूसराय सेकंड नंबर पे, चाहे आप PM10 की बात करें चाहे आप PM2.5 की बात करें। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर आगे देखते हैं कि भारत का पहला डार्क स्काई पार्क, जरा ध्यान देना कि यहां पे डार्क स्काई पार्क की मैं बात कर रहा हूं, जो कि जनवरी 2024 में पेंच बाघ अभ्यारण्य को डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया और ये भारत का पहला होगा। अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर हमने चांगथांग में पढ़ा था, लद्दाख के हानले गांव में भी एक, वो फिर क्या था, ये क्या है, अभी क्लियर कर दूंगा। पेंच टाइगर रिजर्व आपको पता है कि MP और महाराष्ट्र के अंतर्गत विस्तारित है, लेकिन ये जो डार्क स्काई पार्क ओपन किया गया है ये महाराष्ट्र के अंतर्गत जो पेंच टाइगर रिजर्व आता है आधा हिस्सा उसमें स्टैब्लिश किया गया, जिसका उद्देश्य है कि जो प्रकाश का प्रदूषण होता है ना, लाइट पॉल्यूशन, इस समस्या से निपटने के लिए। और इस तरीके से ये एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है, क्योंकि इससे पहले आपको ताइवान में मिलेंगे, 2 जापान में और 1 दक्षिण कोरिया में। इट मीन्स कि भारत का ये पहला हो गया है। और जो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन आ रहा है वो मैं बता देता हूं कि भारत का या दक्षिण पूर्व एशिया का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य होता है। अभी हमने क्या पढ़ा, डार्क स्काई पार्क पढ़ा, डार्क स्काई पार्क, और ये क्या, नाइट स्काई अभ्यारण्य। पार्क और अभ्यारण्य में डिफरेंस करिए। पार्क भारत का पहला बन गया पेंच टाइगर रिजर्व, लेकिन अभ्यारण्य की बात करेंगे तो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये पहले से ही है लद्दाख के हानले गांव में, इसी को डार्क स्काई अभ्यारण्य के रूप में नॉमिनेट कर दिया गया। नीलगिरी तहर की बात करते हैं तो भैया 12 अक्टूबर 2023 को तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने नीलगिरी तहर परियोजना को लॉन्च किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु ने राजकीय पशु भी अपना घोषित किया और नीलगिरी तहर परियोजना को मंजूरी भी दी थी। और इस तरीके से नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए ये भारत की पहली परियोजना है। और 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस मनाया जाता है। IUCN की ये रेड लिस्ट में संकटग्रस्त यानी एंडेंजर्ड यानी विलुप्त प्राय होने की स्थिति में खड़ा है। तो नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए भारत की पहली परियोजना है। अब यहां पे देखते हैं MVA-BN। ये क्या है MVA-BN? आप देखोगे कि MVA-BN M-पॉक्स का एक पहला टीका है। M-पॉक्स मतलब जो मंकी वायरस होते हैं, जो मंकी पॉक्स होते हैं, ठीक है, इससे संबंधित WHO के द्वारा अप्रूवल दिया गया ये पहला टीका है। तो WHO ने M-पॉक्स से निपटने के लिए पहले टीके को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम क्या रखा गया, MVA-BN। BN का मतलब होता है बवेरियन नॉर्डिक, जो कि डेनमार्क की कंपनी है। जिस कंपनी ने इसको बनाया तो उसने भी अपना टाइटल नेम BN के नाम से इसको साथ में रखा है। मूलतः इसको चेचक की समाप्ति के लिए इसको एक टीके के रूप में विकसित किया गया है। और आगे अगर हम देखते हैं तो WHO के द्वारा भी हाल ही में कांगो गणराज्य और साथ में और भी अन्य अफ्रीकी देश हैं जहां पे M-पॉक्स का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है और इसको अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है WHO ने। तो किसको किया स्वास्थ्य आपातकाल? M-पॉक्स को किया। M-पॉक्स क्या होता है दोस्तों? मंकी पॉक्स वायरस होते हैं जो सामान्यतः संक्रमण से फैलता है और ये जूनोटिक रोग होता है। जूनोटिक रोग का मतलब होता है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है कि बकरी को पालते हैं, गाय को पालते हैं, भेड़ को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, अलग अलग जानवरों को पालते हैं, और उन जानवरों में होने वाली बीमारी से अगर मनुष्य भी संक्रमित हो रहा है, उसके फैमिली मेंबर का कोई भी, तो उसे क्या कहेंगे, हम जूनोटिक बीमारी कहेंगे, और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। साथ ही साथ हैजा से निपटने के लिए भारत सरकार ने अपना एक स्वदेशी टीका डेवलप किया जिसको हिलकॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिलकॉल, जिसे भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लॉन्च किया है और यह इसका विकास हिलमैन लैबोरेटरीज द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के तहत हैदराबाद में स्थित बायोटेक के द्वारा किया गया है और इसको 1 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए तैयार किया गया है। हिलकॉल जो कि हैजा से निपटने के लिए दिया गया है। अगर मैं बात करूं हैजा बीमारी की, तो हैजा एक डायरियल संक्रमण यानी अतिसारीय संक्रमण है जिसमें सामान्यतः उल्टी, दस्त लग जाना, पेट लूज मोशन होना, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और ये होता कैसे? ये जीवाणुओं से होता है। विब्रियो कॉलेरी नाम का एक जीवाणु होता है जो किसी भी भोजन को दूषित कर देता है या जल को दूषित कर देता है और फिर उसका जब हम सेवन करते हैं तो हमें डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि अगर आप देखोगे कि हिलकॉल तो आपके भारत की स्वदेशी दवा है, लेकिन इससे पहले ऑलरेडी दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने यूवीकॉल 5 करके एक टीका ऑलरेडी बना रखा था जो कि WHO ने प्री क्वालिफाइड पहले ही कर रखा है। क्लियर है यहां तक? आगे बात करेंगे R21 मैट्रिक्स जो कि मलेरिया से निपटने के लिए एक दूसरा टीका है। ध्यान देना कि R21 मैट्रिक्स M
कोटे डी आइवर जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसने इस टीके को शामिल करने वाला ये विश्व का पहला देश हो गया है और असल में देखा है तो ये मलेरिया का दूसरा टीका है। अच्छा ध्यान देना कि कोई भी देश क्या होता है, जब कोई नया टीका बनता है ना, तो अपने देश में लॉन्च करने से डरता है, उसे लगता है क्या पता इसके साइड इफेक्ट हो। जैसे कोविड की वैक्सीन को देख लो, बहुत सारे लोगों ने जो है कि कोविड के दौरान वैक्सीन लगवाई, उस वैक्सीन का ट्रायल बहुत कम समय में हुआ, बहुत अच्छे से उसकी ट्रायलिंग नहीं की गई थी, लेकिन हमें महामारी को रोकना था तो हमने उसको फटाफट सभी लोगों को लगाना शुरू कर दिया, कोई फीडबैक का हमने वेट नहीं किया और आज उसके दुष्परिणाम हो रहे हैं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो रहे हैं, हार्ट फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, लंग्स फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं, किडनी फेलियर के केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये एक समस्या आ रही है। फिर भी मलेरिया से निपटने के लिए कोटे डी आइवर ने अपना एक इनिशिएटिव दिखाया कि मैं इस दवाई को सबसे पहले अपने देश में लॉन्च करूंगा लोगों के ऊपर, और इस दवाई का नाम क्या है, आरटीएस। अच्छा, इससे पहले भी एक और बनाई जा चुकी है जो मलेरिया का पहला टीका है, उसका नाम है आरटीएस SAS01, जिसको मॉस्क्यूरिक्स कहते हैं, और जो दूसरा वाला टीका है उसको क्या कहते हैं, R21 मैट्रिक्स M। ये सीधा पूछ देगा कि ये किस बीमारी का टीका है, ठीक है। अच्छा, इसको डेवलप किसने किया, ये अच्छी बात है कि भारत सरकार के द्वारा डेवलप किया गया और यूके की जेनर इंस्टीट्यूट और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने मिलकर डेवलप किया, और इन्हीं दोनों लोगों ने ही मिलकर कोविशील्ड जैसी वैक्सीन को डेवलप किया था कोविड के दौरान। तो जेनर इंस्टीट्यूट यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट, इन्होंने इसको डेवलप किया। आगे आ जाते हैं, डेंगू का एक नया टीका तैयार किया गया जिसका नाम है क्यूडेंगा। WHO के द्वारा इस टीके को भी प्री क्वालिफिकेशन मिल चुकी है, जिसका नाम रखा गया TAK003, या इन शॉर्ट हम इसे क्यूडेंगा भी बोल सकते हैं। और ये दूसरा टीका है, क्या है, डेंगू का दूसरा टीका है, और इसको TA नाम क्यों दिया गया, क्योंकि जापान की एक कंपनी है टाकेडा फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया, इसीलिए टाकेडा का जो फर्स्ट 3 लेटर है उसको इस दवाई के साथ जोड़ दिया गया है। और अगर हम देखते हैं कि इसकी जो खुराक है वो 6 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के आयु के बच्चों में अगर डेंगू होता है तो उन बच्चों को दिया जा सकता है, ना तो 6 वर्ष से छोटे बच्चों को और ना ही 6 वर्ष से अधिक बच्चों को, क्योंकि उन पे ये काम नहीं करेगी बल्कि नुकसान करेगी। और डेंगू का जो पहला टीका था जिसको हम लोग डेंगवैक्सिया बोलते हैं, CYD-TDV, ठीक है। अच्छा, डेंगू की बीमारी के बारे में जान लो, तो ये भैया विषाणु से होने वाली बीमारी यानी वायरस जनित है, और जिसमें मच्छरों की एक प्रजाति है मादा एडिज एजिप्टी, यानी कि मादा मच्छर जो है कि इस बीमारी को फैलाती है। भारत सरकार ने भी एक स्वदेशी टीका तैयार किया इसके लिए, जैसे हैजा के लिए हेलकॉल तैयार किया, वैसे ही डेंगीओल नाम से एक भारत सरकार ने डेंगू के स्वदेशी टीके को तैयार किया है। हालांकि अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, अभी इसको पब्लिक पे जो है कि यूज नहीं किया जाएगा, केवल जब क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट बेहतर आएंगे तो हो सकता है हम डेंगीओल जैसी टीके का प्रयोग कर सकते हैं भारत में डेंगू से निपटने के लिए। अब आगे चलते हैं, एक और दवाई है MEN5CV, मेनिंजाइटिस, जिसको 5 in 1 कहा जा रहा है, यानी कि मेनिंजाइटिस की जो 5 प्रकार के जो टाइप्स होते हैं मेनिंजाइटिस जीवाणु के, उनको एक ही वैक्सीन या एक ही टीके से निपटा दिया जाएगा। तो WHO के द्वारा भी मेनिंजाइटिस से निपटने के लिए टीके MEN5CV को लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च करने वाला पहला देश नाइजीरिया हो गया। और मेनिंगोकोकल जीवाणु की जो 5 प्रमुख नस्लें होती हैं उन सभी के प्रति एक ही टीके से हमें सुरक्षा प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, मेनिंजाइटिस बीमारी क्या होती है, ये आपका बेसिक पॉइंट में आ जाएगा भैया। मेनिंजाइटिस एक संक्रमण बीमारी है जिसमें क्या होता है, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को जो सुरक्षा प्रदान करने वाली जो लेयर होती है, झिल्ली, उसमें सूजन आ जाती है और उसमें स्वेलिंग हो जाने से मस्तिष्क और रीढ़ में पेन होने लगता है। हालांकि ये बीमारी जीवाणुओं से, विषाणुओं से, कवकों से और प्रोटोजोआ सभी से हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया हैजा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी नाम के जीवाणु से होता है। डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है। लेकिन मेनिंजाइटिस आपके जीवाणु से हो सकता है, विषाणु से हो सकता है, कवक से हो सकता है, परजीवी से हो सकता है, सभी से हो सकता है। ये MEN5CV क्लियर हो गई ये बात। अब देखो, ऐसे अगर आप इन टॉपिक को छोटे छोटे पॉइंट्स में अगर आप रिवीजन करोगे तो नो डाउट आपके सारे मेन टॉपिक कवर हो जाएंगे, मेन पॉइंट्स कवर हो जाएंगे जो एग्जाम में डायरेक्टली बनेंगे। और इसके साथ आप मेरी 1000 वाली MCQ सीरीज कंप्लीट कर लो। लगभग 600 से अधिक क्वेश्चन हो चुके हैं। बाकी जो 300-400 क्वेश्चन बच रहे हैं उसे मैं 2 वीडियो में बना दूंगा, 150 क्वेश्चन करके मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 की बात करते हैं। तो भैया WHO के द्वारा 9 अप्रैल 2024 को यह जारी की गई थी, और इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोविड-19 के बाद
टीबी और हेपेटाइटिस ये दो ऐसी प्रमुख संक्रामक बीमारियां हैं जिससे दुनिया में सबसे अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। मृत्यु की दूसरी प्रमुख कारण बने हैं कोविड के बाद। और इसमें एक और रिपोर्ट दी गई है कि मिस्र दुनिया का पहला ऐसा देश हो चुका है जो हेपेटाइटिस सी से मुक्त हो चुका है, यानी इस संक्रमण को समाप्त करने वाला पहला देश हो गया। ध्यान देना, हेपेटाइटिस के 3 वायरस होते हैं, ए बी सी, लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक होता है वो ए और बी भी होते हैं, लेकिन सी से मुक्ति मिल चुकी है मिस्र को। ये दुनिया का पहला देश हो गया। भारत सरकार ने भी हैविश्योर नाम की एक दवाई बनाई है जो कि स्वदेशी है और ये हेपेटाइटिस ए के वायरस से लड़ने के लिए लॉन्च की गई है, हेपेटाइटिस ए से लड़ने के लिए। अब आ जाते हैं WHO द्वारा एक सलाह का अनावरण किया गया। जैसे मैंने आपको बताया था, अभी WHO ने क्या किया, कोविनेट का अनावरण किया, यानी कि कोविड नेटवर्क का अनावरण किया, जिसमें विश्व में जहां जहां भी कोविड के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं उसकी जानकारी मिलेगी वहां से। ठीक है। और अगर हम बात करें सराह की, तो WHO के द्वारा AI संचालित डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर सराह का अनावरण किया गया, यानी स्मार्ट AI रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। अर्थात एक तरीके से AI पोर्टल रहेगा या AI ऐप कह सकते हो, जो आपको हेल्थ से संबंधित सारी बीमारियों की जानकारी पहले से ही देता रहेगा, जिससे आप ऐसी खतरनाक बीमारियों से बच सको। एक तरीके से गाइडेंस के रूप में आप इसे कह सकते हो, एक मदद करेगा। अच्छा, इंडिया ने भी एक टीबी रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, जिस टीबी रिपोर्ट में, हालांकि WHO ने जब जारी की थी टीबी रिपोर्ट तो उसने कहा कि पूरी दुनिया के 27% मामले सबसे अधिक भारत में आ रहे हैं, लेकिन भारत ने जब रिपोर्ट जारी की तो इसमें कुछ अतिरिक्त फैक्ट बताए। जैसे 2015 में इन्होंने कहा कि 237 लोग प्रति लाख जनसंख्या पर जो है कि संक्रमित होते थे, जिनकी संख्या अब घट के 2022 में 199 प्रति लाख जनसंख्या हो गई संक्रमित होने की। लेकिन मृत्यु दर की बात करें तो जो 2015 में 28 लोग प्रति लाख मर जाते थे टीबी की वजह से, अब 2022 में उनकी संख्या घट के 23 हो गई है। 23 लोग मरते हैं 1 लाख जनसंख्या पे। अर्थात कहने का मतलब है, रिपोर्ट में कहा गया है कि धीरे धीरे हम स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत का टारगेट है कि 2025 तक हम टीबी उन्मूलन कर लें, और वैश्विक स्तर पे जो लक्ष्य है 2030 का लक्ष्य रखा गया है। और इसको समाप्त करने के लिए सितंबर 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किया गया और निक्षय पहल भी शुरू की गई थी। क्लियर है ये चीजें? तो टीबी से संबंधित जो भी 2-3 फैक्ट मैंने बता दिए। अब आ जाते हैं हम अपने डिफेंस सिस्टम पे। जोरावर की बात करेंगे। जोरावर क्या है दोस्तों? लिखा हुआ है कि हल्का युद्ध टैंक लिखा हुआ है। हल्का युद्ध टैंक का मतलब क्या है? आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, बॉर्डर मूवी देखी होगी, ठीक है, बहुत सारी आपने कारगिल पे बनी मूवी देखी होगी, आजादी पे बनी मूवी देखी होगी। तो उसमें जब हमारा वॉर होता है ना पड़ोसी देशों के साथ, तो बहुत सारी जो आर्मी होती है, कोई एरोप्लेन का यूज करती है, एयरक्राफ्ट का यूज करती है, लड़ाकू विमानों का यूज करती है, तो उसमें आपने टैंक को भी देखा होगा। ठीक है, जो सुनील शेट्टी की मूवी देखी ना, कैसे वो टैंक के नीचे जो है कि डायनामाइट को फोड़ के जो है कि मर जाते हैं, मतलब धरती मेरी माँ है वो वाला सीन। तो टैंक को भी आपने देखा होगा, जो बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं वो भी जो है कि युद्ध में यूज किए जाते हैं। लेकिन वो बहुत बड़े टैंक होने की वजह से क्या होता है, एक तो उनकी स्पीड स्लो होती है, धीरे धीरे चलते हैं, प्लस जितने भी उबड़ खावड़ या पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं वहां पर वो अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, उनको सपाट एरिया में चलना थोड़ा आसान रहता है। और इसी चीज को, समस्या का समाधान करते हुए हमारे डीआरडीओ के द्वारा भारत के हल्के टैंक का परीक्षण किया गया, जो कि सफल रहा। और इसका विकास डीआरडीओ और एक एनबीएफसी कंपनी LNT, लार्सन एंड टर्बो इसका फुल नेम है, इनके द्वारा विकास किया गया। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जोरावर टैंक को हम पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत तेजी से, द्रुत गति से, उच्च गतिशीलता से तैनात करना संभव है। भैया पाकिस्तान को देख लो, चाइना को देख लो, म्यांमार को देख लो, ये तीनों ही जो हमारे पड़ोसी शत्रु देश अगर मान लो होते भी हैं, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों से घिरे हुए हैं। और पहाड़ में बहुत तेजी से हमें टैंक को अगर लॉन्च करना है, टैंक को लेकर आना है, तैनात करना है, तो उसके लिए जोरावर का हम प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, बहुत हल्का, बहुत तेजी से भागेगा, स्पीड अच्छी रहेगी इसकी। क्लियर है? अगर मैं थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूं या फास्ट पढ़ा रहा हूं तो उसके पीछे रीजन ये है कि भाई आपको कम समय में सारी चीजें रिवाइज करा देनी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि स्पीड मेरी तेज है, तो थोड़ा सा आप लोग अपने YouTube की सेटिंग में जाके स्पीड को 1.75 माइनस में कर दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे समुद्र प्रताप क्या है भैया। तो 29 अगस्त 2024 को गोवा में पहले स्वदेश निर्मित जो कि प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट का जलावरण किया गया। अब जब गोवा में इसका जलावतरण किया गया तो भैया गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि समुद्री तटों पर जो तेल का रिसाव हो जाता है, इन घटनाओं का पता लगाएगा और साथ ही साथ उसे रोकने में मदद करेगा। जैसे कई बार होता है कि हम जब व्यापार करते हैं, क्रूड ऑयल को मंगाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो कई बार कंटेनर क्या होते हैं, समुद्र की लहरों की वजह से कुछ कंटेनर क्या होते हैं, समुद्र में गिर जाते हैं। और इस वजह से
उनमें तेल का रिसाव हो जाता है जो समुद्री इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, और ऐसे प्रदूषण को रोकने के लिए ही समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया, जो कि भारत का पहला होगा, स्वदेश निर्मित है। अब आ जाते हैं आईएनएस अरिघात को समझने के लिए। भैया आईएनएस अरिघात देखिए विशाखापट्टनम में एक आयोजित समारोह के दौरान इसे भारतीय नौसेना में शामिल कर दिया गया। आईएनएस अरिहंत जो अरिहंत श्रेणी की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, क्योंकि पहली जो परमाणु पनडुब्बी थी वो 2016 में आईएनएस अरिहंत के नाम से शामिल हो गई थी। अब समझना मेरी बात, देखो पनडुब्बी आप पहले से ही देखते चले आ रहे हो, ठीक है। गाजी अटैक मूवी देखी है आपने? गाजी अटैक बहुत अच्छी मूवी है, देखना। समुद्र के नीचे कैसे सबमरीन में सारे हमारे भारतीय नौसेना के लोग अपने जीवन को दांव पे लगा के भारत की रक्षा करते हैं। गाजी अटैक मूवी बहुत अच्छी है, राणा डुग्गुबत्ती भी उसमें एक्टर है, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि मूवीज अधिक से अधिक देखा करो, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं कहता हूं, बल्कि मूवी आप वो देखो जिसमें आपको सोशल थीम मिले, कुछ अच्छी आपको नॉलेज मिले, ठीक है। ट्रेलर में सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये मूवी हमें देखने लायक है कि नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी मूवीज होती है, बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। देखो अभी तक हम जितनी भी जो सबमरीन का यूज कर रहे थे, पनडुब्बी का यूज कर रहे थे, उसमें हम परमाणु हथियार नहीं ले जा पाते थे, पारंपरिक हथियार ले जाते जिसमें गोला बारूद बंदूक या डायनामाइट इस तरीके की चीजें ले जा सकते थे। लेकिन परमाणु से संबंधित जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं, परमाणु हथियार, हम उनका वहन नहीं कर पाते थे, ऐसी सबमरीन हमारे पास नहीं थी। और जरूरत पड़ने पर हमने फिर क्या किया, आईएनएस अरिहंत नाम की पनडुब्बी की श्रेणी शुरू की। 2016 में हमने पहली पनडुब्बी तैयार की जिसमें हम न्यूक्लियर वेपन को भी तैयार कर सकते हैं, और दूसरी आईएनएस अरिघात है जो इस बार 23 अगस्त 2024 को हमने लॉन्च की है। समझ में आ गई बात? तो ये परमाणु पनडुब्बी दूसरी है। फायदा क्या है, जैसे अगर हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो हम हवा में मार कर सकते हैं, स्थल खंड पे मार कर सकते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट से भी हम छोड़ सकते हैं न्यूक्लियर वेपन को। अभी मैं दिखाऊंगा, एक आगे टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है वो, और हम स्थल खंड से भी छोड़ सकते हैं। लेकिन समुद्र के अंदर अगर कोई अटैक हो रहा है, पड़ोसी देश की सबमरीन हमें समुद्र के अंदर से अटैक कर रही है, तो हम उससे कैसे निपटेंगे? तो वहां पे भी हमने न्यूक्लियर वेपन को तैयार कर लिया है, और इसके लिए हमने आईएनएस अरिहंत श्रेणी में ये दूसरी आईएनएस अरिघात के नाम से तैयार किए परमाणु पनडुब्बी। आप समझ पाए इसका मतलब? चलो, गौरव ग्लाइड बम क्या है? यह डीआरडीओ ने लंबी दूरी के ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफल कर लिया है। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस और भारत फोर्ज लिमिटेड, इन दो कंपनियों ने संयुक्त रूप से इसको डेवलप किया है। गौरव एक वायु से लॉन्च किया जाने वाला ग्लाइड बम है, कि वायु से ही यानी हवा से ही फेंक सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, रुद्रम की बात करते हैं। रुद्र एम की बात करें तो देखिए ये चंदन रेज राजस्थान में भारत की पहली स्वदेश विकसित नई पीढ़ी की विकिरण रोधी मिसाइल है, यानी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल। जैसे आपकी जो रडार होती है, सोलार होती है, इन सभी रेडिएशनों को भी ये भेद सकती है, मतलब उससे बच निकल के ये अपना काम कर सकते हैं। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल है, बस इतना जान लो। प्रश्न पूछेगा ये क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि रडार के भी रेंज में नहीं आएगी, पता भी नहीं चलेगा। और ये एयर टू सरफेस है, अर्थात हवा से सतह में ये मार करती है, और इसकी मिसाइलों की श्रृंखला में शामिल है। और इसको जो एकीकृत किया गया, इंटीग्रेटेड, वो आपके सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान के साथ एकीकृत किया गया है। फिलीपींस की बात कर लेते हैं, तो इसको ब्रह्मोस की आपूर्ति की गई है, और इस तरीके से भारत ने इसे ब्रह्मोस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंप दी है फिलीपींस की। और ब्रह्मोस प्राप्त करने वाला फिलीपींस दुनिया का पहला विदेशी राष्ट्र होगा जिसे भारत और रसिया के सहमति से सौंपा गया फिलीपींस को। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, इसका जो नाम रखा गया, भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मस्कवा नदी, इन दोनों के संयुक्त रूप से इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए मिशन दिव्यास्त्र की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है? देखिए मिशन दिव्यास्त्र, डीआरडीओ ने MIRV, इसी टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा था, इसी टेक्नोलॉजी को अभी मैं समझाऊंगा। MIRV प्रौद्योगिकी से युक्त अग्नि 5 मिसाइल का प्रथम उड़ान सफल कर लिया है, प्रथम उड़ान सफल संपन्न कर लिया। और अग्नि 5 सफल परीक्षण के साथ ही भारत भी उन देशों के कैटेगरी में शामिल हो गया जो MIRV टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर चुके हैं, जिसमें USA, UK, रसिया, फ्रांस, चाइना और अब भारत भी आ गया। MIRV टेक्नोलॉजी क्या करती है कि जितने भी हमारे लड़ाकू विमान होते हैं, जितनी भी हमारी मिसाइलें होती हैं, उनमें पारंपरिक हथियारों के साथ साथ नाभिकीय हथियारों को भी युद्ध शीर्ष वहन करने में सक्षम है। इसका मतलब क्या है कि पहले जितने भी हमारे लड़ाकू विमान जाते थे, चाहे वो हमारे
राफेल हो, सुखोई हो, अग्नि हो, जो भी त्रिशूल वगैरह जो भी अलग अलग होते थे, उनकी खासियत ये थी कि वो पारंपरिक हथियारों को केवल ढो सकते थे, चाहे उसमें किसी प्रकार का बारूद, गोला ये सब हो। लेकिन न्यूक्लियर वेपन को ढोने के लिए उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम न्यूक्लियर वेपन भी यूज कर लें हवा में, ठीक है, एक साथ अलग से तो कर सकते थे, लेकिन एक साथ की पारंपरिक भी हथियार है एक तरफ आपके पास और न्यूक्लियर वेपन भी है। इस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप करने वाला भारत भी अब इन देशों में शामिल हो चुका है। अब यहां पे समझ लो MIRV टेक्निक क्या होती है भैया। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि अपने हिसाब से जगह जगह पे हम वार कर सकते हैं। अर्थात MIRV प्रौद्योगिकी किसी मिसाइल को एक साथ कई युद्ध शीर्ष यानी मल्टीपल वॉर हेड्स को वहन करने यानी ले जाने और उन्हें किसी लक्ष्य पर स्वतंत्र रूप से दागने में सक्षम बनाती है। अर्थात पृथक पृथक लक्ष्य पर हमला करना। अब जैसे हमको लगता है कि हमने एक मिसाइल छोड़ी और पाकिस्तान में हमने क्या सोचा कि पारंपरिक हथियार यानी कि कोई ड्रोन गिरा दो, कोई बम गिरा दो, कोई अटैक कर दो, और हमें लगता है चाइना पे न्यूक्लियर वेपन गिराना, तो हम उसी अग्नि 5 से ही हम आगे उड़ते हुए जाएंगे चाइना में और वहां पे न्यूक्लियर वेपन गिरा के वापस आ जाएंगे। तो ये दोनों को एक साथ वहन करने की जो क्षमता है वो MIRV टेक्नोलॉजी कहलाती है। और इस मामले में यूके, USSR, USA, चाइना के बाद अब भारत भी इस श्रेणी में शामिल हो गया है। समझ में आ गया दोस्तों? चलो अब हमारा आखिरी टॉपिक है इसमें, अलेलेगा द्वीप, मतलब अगालेगा द्वीप में हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया। तो मॉरिशस के अंतर्गत अगालेगा द्वीप आता है, जिसमें एक हवाई पट्टी का उद्घाटन किया गया और सेंट जेम्स जेटी घाट का भी उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन मोदी जी और मॉरिशस के प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री, इन दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से जारी किया। और साथ ही साथ दुनिया का पहला देश बना है मॉरिशस, जिसने भारतीय जन औषधि परियोजना को लागू करने वाला प्रथम देश बन गया है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे भारत में मेडिकल ऐसे हैं जिसमें लिखा होता है, मोदी जी की फोटो होती है और भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत आपको जेनेरिक जो दवाइयां हैं वो लगभग 50 to 55% डिस्काउंट पे मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे मेडिकल हैं, आप वहां पे जाओगे आपको सारी दवाइयां मिलेगी सेम टू सेम कंपनी की, लेकिन 50 से 60% डिस्काउंट पे मिल जाती है। लेकिन अभी लोगों में जागरूकता का अभाव है, उन्हें लगता है कि वो सरकारी मेडिकल है तो वो जो है कि अच्छी दवाई नहीं देगा, इसीलिए लोग उन मेडिकल से दवाई नहीं खरीदते हैं। लेकिन इस तरीके की योजना को लागू करने वाला मॉरिशस दुनिया का पहला देश हो गया जिसने हमारी इस योजना को लॉन्च किया। साथ ही साथ मॉरिशस में हमने UPI और रुपे कार्ड को भी लॉन्च कर दिया है। तो ये दोस्तों आपका साइंस का कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूपी स्पेशल को भी मैंने हाईलाइट कर दिया है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए उसकी क्लास आपको कल देखने को मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इसकी PDF आप ले सकते हो 8527594636 पर। ये PDF हमारी पेड होती है, बहुत ही कम प्राइस में होती है, क्योंकि हमारी टीम हार्डवर्क करती है, आप लोगों के कंटेंट को ईजी करती है कि ताकि आपके सारे टॉपिक ईजिली क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप मैसेज से पूरी डिटेल ले सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।